हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं एंड आई होप यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, तो नाउ दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपसे. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ बुक known as LMR, लास्ट मिनट रिविजन. देखो बहुत बार ऐसा होता है कि सर हमने सब कुछ पढ़ लिया, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग, बट व्हाट हैपेंस इज सर वी आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट एवरीथिंग ऑन द एग्जाम डे. एग्जाम डे पे हम लोग रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे सर. So what we can do, what you have to do is you have to refer this book known as LMR. It is known as last minute revision. क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? last minute revisions. तो आपको क्या करना है on your exam day or a day before your exam, particular exam, what do you have to do? टेक्स्ट बुक लेके नहीं बैठना है. टेक्स्ट बुक हमने पूरा ईयर पढ़ लिया, लेकिन एग्जाम टाइम पे जब एग्जाम आ रहा है वी आर कंफ्यूज, सर पॉइंट्स याद नहीं रह रहे, कुछ शॉर्ट में कुछ बताओ ना, राइट? ये कंफ्यूजन्स रहते हैं. Now we are not face to face, so we are not able to come into class and professor is discussing everything with you. बराबर है? But still it is possible by way of what? By way of online teaching. Yes or no? Answer is yes. तो इसी ऑनलाइन के वे से I am going to share with you this LMR book. ठीक है? I am going to explain you how you have to refer this LMR book. इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. और ये एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो भी आपको खुद ब खुद बाद में पता चल जाएगा. यू योरसेल्फ विल बी कमिंग टू नो कि हाँ ये बुक हमको कैसे कैसे रिफर करनी है. ठीक है, सो नाउ ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, वो नॉलेज शेयरिंग सब हो गया हमारा, क्लासरूम में हमने सब डिस्कस किया, ऑनलाइन लेक्चर में सब हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू refer this book from exam point of view. It will help you to score good marks in your subject. And the name of the subject is secretarial practice. क्या है? Secretarial practice, shortly known as SP. Right? ठीक है, तो चलो now without wasting any time हम लोग स्टार्ट करते हैं. बुक को कैसे रिफर करना है? The name of the book is LMR. For which subject it is? It is for secretarial practice of your 12th standard. Very very helpful for your board exam. चलो देखते हैं इसमें हमको क्या क्या रिफर करना है. So students, in your SP secretarial practice for your 12th standard, you are having how many chapters? You are having 12 chapters. You are having how many chapters? You are having 12 chapters. That is introduction to corporate finance, sources of corporate finance, issue of shares, then we have issue of debentures, deposits, correspondence with members, correspondence with debenture holders, correspondence with depositors, depository system, dividend and interest, financial market, and we have stock exchange. तो सर ये जो आपने नाम सब बताए हैं इसका हम लोग क्या करने वाले हैं? ये सबका हम लोग ब्रीफ समरी जिसको बोलते हैं, ब्रीफ में हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं, शॉर्ट में डिस्कस करने वाले हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग ओनली व्हिच इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए रिलेवेंट है एंड व्हिच कैन फेच यू वेरी वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, इफ यू आर थिंकिंग यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन एसपी, यू प्लीज रेफर दिस बुक. ठीक है, तो चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 1. प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये अपने ऑनलाइन टीचिंग में आप सबने पढ़ा होगा. ठीक है, बट स्टिल ओवर हियर मैं जो मेन कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो चलो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1. व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? नाउ द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ स्टूडेंट्स, ये यू मस्ट हैव लर्न दिस कि व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. बेसिकली मैं आपको बता देता हूं. मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? मींस बिजनेस फाइनेंस. जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस रन करते हैं, स्टूडेंट्स, वी रिक्वायर सर्टेन एलिमेंट, सर्टेन थिंग, एंड दैट थिंग इज नोन एज फाइनेंस. दैट इज मनी. क्या चाहिए हमको? पैसा चाहिए. जब भी कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए जब पैसा लगाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस. जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा रहेगा, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. राइट, तो सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आ रहा है. बेसिकली इन एसपी में आपने क्या पढ़ा है? एसपी में हमने पढ़ा है अबाउट कंपनी के बारे में, अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि हाउ जॉइंट स्टॉक कंपनी रेजेस फंड्स. वो शेयर्स इशू करता है, वो बॉन्ड्स इशू करता है, वो डिबेंचर इशू करता है, राइट, एंड बैंक से लोन लेता है. ऑल सच आर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. बराबर है. वही सबको मिला के क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स? वही सब मिली हुई चीजों को हम लोग व्हाट डू वी से? वी टर्म इट एज कॉर्पोरेट फाइनेंस. आर यू गेटिंग इट? सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? व्हेनेवर योर बिजनेस रिक्वायर्स सर्टेन फंड्स एंड यू आर रेजिंग दैट फंड्स फ्रॉम मार्केट, मतलब मार्केट से आप पैसा ले रहे हो. मार्केट से पैसा लेने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मार्केट से पैसा लेने का मतलब होता है कि आप लोगों से
पैसा ले रहे हो, जैसे आपने शेयर इशू किया पैसा ले लिया, जैसे आपने डिबेंचर इशू किया पैसा कंपनी में आ गया, और नहीं आपने बॉन्ड्स इशू किए कंपनी में पैसा आ गया। ऑल सच थिंग कलेक्टिवली इज नोन एज कॉर्पोरेट फाइनेंस। बैंक से लोन ले लिया, हमारे पास पैसा आ गया, कंपनी में पैसा आ गया, ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आ गया, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्या हम लोग बोलते हैं उसको? कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो बेसिक मीनिंग ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस? कॉर्पोरेट फाइनेंस मींस बिजनेस फाइनेंस। आर यू गेटिंग इट? द मनी व्हिच इज रेज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज corporate finance, because this businesses, for an example, when you talk about joint stock company, when you talk about partnership business, when you talk about this joint into family business and all, ये सब क्या है? फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कंपनीज, पार्टनरशिप, ये लोग को क्या बोला जाता है? कॉर्पोरेट बोला जाता है। और वो लोग जब पैसा रेस करते हैं वो पैसों को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, सो दिस वाज मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। एनी फाइनेंस व्हिच इज रेज्ड बाय व्हिच इज रेज्ड बाय कंपनीज और कॉर्पोरेशंस। ठीक है, चलो ये हमने मीनिंग देख लिया कॉर्पोरेट फाइनेंस का। नाउ अभी यहाँ पे हमारे चैप्टर में कुछ कैपिटल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। व्हाट इज कैपिटल? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल का मतलब क्या है? कैपिटल itself means money. Capital itself means what? Capital itself means money. बराबर है? Now चलो सर, yes, okay, we understood capital means money. पर ये कैपिटल नाम दिया है फिक्स्ड कैपिटल। क्या दिया है? कैपिटल है, yes sir, we agree what you're saying. But what is fixed capital? तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है whenever you require this money, ये जो पैसा आप रेज कर रहे हो, ये पैसा किस चीज में आप यूज करने वाले हो, किस एक्टिविटी में आप ये इन्वेस्ट करने वाले हो। मतलब आपने शेयर होल्डर से पैसा लिया, आपने डिबेंचर होल्डर से पैसा लिया, नाउ दैट मनी, वो जो पैसा आपने लिया है, आप किस एक्टिविटी में उसको यूज करने वाले हो, क्या परचेस करने में यूज करने वाले हो बेसिकली। बराबर है? तो मान लो आपने जो ये मनी रेज किया है लोगों से, उसको आप कहाँ यूज करने वाले हो? उसको आप यूज करने वाले हो फिक्स्ड असेट्स। क्या बोलेंगे? फिक्स्ड असेट्स परचेस करने में। क्या बोलेंगे? हम लोग वो मनी यूज करने वाले हैं क्या करने के लिए? फिक्स्ड असेट्स परचेस करने के लिए। एनी मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड असेट्स इज नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। समझ में आ गया? अच्छा सर, फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी हमने कहीं तो पढ़ी है। हाँ, आपने जरूर पढ़ी है। आपका आंसर आएगा सर हमने अकाउंट्स में पढ़ा है। यस, वेरी ट्रू। अकाउंट्स में आपने इसके सब ट्रांजेक्शंस देखे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स देखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिक्स एसेट्स क्या है आपको पता होना चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट लैंड, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लैंड खरीदना है, वेकेंट लैंड खरीदना है। तो नाउ वेकेंट लैंड आप जब बैलेंस शीट बनाते हो तो लैंड कहाँ लिखते हो? आप फिक्स एसेट में लिखते हो, असेट साइड पे, असेट साइड के अंदर फिक्स एसेट्स में लिखते हो। ठीक है, तो आपको लैंड परचेस करना है, तो लैंड परचेस के लिए करने के लिए जो कैपिटल लगेगा स्टूडेंट्स, दैट कैपिटल इज नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिर आपने पढ़ा होगा प्लांट। ठीक है, प्लांट मीन्स व्हाट? आप जो एक फैक्ट्री आउटलेट बनाते हो, आपको बनाना है या आपको परचेज करना है, उसमें जो पैसा लगेगा इट विल बी ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट। बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा मतलब क्या लगने वाला है आपको फिक्स एसेट खरीदने के लिए? कौन सा कैपिटल लगेगा? वो पैसों का नाम क्या दे दिया? उसका नाम दे दिया फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज यू आर परचेसिंग फिक्स्ड असेट विद दैट मनी। फिक्स्ड असेट खरीदने के लिए जो पैसा लगता है ना, उसी को टर्म कर दिया गया है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो चलो प्लांट का हमने एग्जांपल देखा। ओके, चलो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, मशीनरी। फॉर एग्जांपल मशीनरी, नाउ इफ यू वांट टू परचेज मशीनरी आपको कुछ 10,000 20,000 में नहीं आता है। इफ अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, मशीनरी का अमाउंट कभी भी आपने बैलेंस शीट में 10-20,000 थोड़ी देखा होगा, आपने लैक्स में या करोड़ में देखा होगा। येस और नो? फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज वांट टू परचेज सो एंड सो मशीनरी विच इज कॉस्टिंग हाउ मच, विच इज कॉस्टिंग 1 करोड़। 1 करोड़ का मशीनरी है, और गेटिंग इट, उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उनको मशीनरी लेना है। तो 1 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, और वो अमाउंट आप अभी कहाँ यूज कर रहे हो? क्या परचेस करने के लिए? फिक्स एसेट परचेस करने के लिए। फिक्स एसेट मतलब मशीनरी, राइट? तो मशीनरी परचेस करना है, फिक्स एसेट परचेस करना है, तो जो खर्चा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस कैपिटल का नाम क्या दे दिया हमने दे दिया फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सो दिस वाज सर्टेन एग्जांपल ऑफ व्हाट? फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल मींस मनी, एंड मनी आप वो कहाँ यूज कर रहे हो उसके ऊपर उस कैपिटल का नाम आ जाएगा। हम हमारा वो मनी यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? लैंड परचेस करने के लिए। नाउ लैंड इज अ कैटेगरी ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो वो जो खर्चा किया वो कहाँ किसमें क्लासिफाई हो जाएगा? फिक्स्ड कैपिटल में। हमने प्लांट परचेस किया, ठीक है, या प्लांट बनाया हमने, ठीक है, खुद का फैक्ट्री आउटलेट। तो हमने जब प्लांट बनाया तो हमको खर्चा लगा बहुत ज्यादा, हम लोग को 5 to 10 करोड़ खर्चा लग गया वो बनाने में। तो आपको कौन सा खर्चा हुआ? वो फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट बनाया अपने लिए। प्लांट आप हर बार थोड़ी बनाते हो, लैंड आप हर बार रिकरिंग थोड़ी है, हर बार रोज थोड़ी खरीदते हो। आर यू गेटिंग इट? तो ये वन टाइम खर्चे होते हैं कंपनी के, वंस इन अ लाइफ, या
या गैप में 10 साल बाद ले लिया, 10 साल बाद ले लिया, तब तब मतलब रिकरिंग वे में इसको नहीं खरीदते हो, रिकरिंग खर्चा नहीं है ये। आर करेंगे ये कम टाइम में, ये खर्चा क्या होता है, लिमिटेड टाइम पे लगता है लेकिन बहुत ज्यादा लगता है। आर यू गेटिंग इट? लैंड खरीदना है, हाँ एक ही बार खरीदना है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा हमको मशीनरी खरीदना है, एक बार खरीदना है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है। Are you getting it? So you are purchasing land, machinery or plant. It comes under the category of fixed asset. And when you are purchasing fixed asset, that is known as fixed capital. जो खर्चा हुआ है that is known as fixed capital. Clear है? This was introduction about fixed capital. ठीक है? Okay, चलो. Now यहाँ पे और भी चीज दी है जो important है आपके लिए. What are the following are the features which are affecting what? Which are affecting fixed capital? Which are affecting fixed capital? Means ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? ये ऐसा कहना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस बारे में बोल रहा है, देखो ये एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसको प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एग्जाम में आता है। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैंने वहां पे वैसा क्वेश्चन बनाया है। अभी ध्यान से समझना, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो हमको फिक्स्ड कैपिटल इनकर करने में मजबूर करते हैं। मींस कभी कौन से टाइम पे क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या चीजों को कंसिडर करके हमको फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंस करना पड़ता है, मतलब बड़ा खर्चा करना पड़ता है, वो फैक्टर से रिलेटेड होता है। अब फैक्टर्स मतलब कौन सी चीजें आपको मजबूर कर रही हैं, दे आर फोर्सिंग यू टू डू व्हाट, टू डू योर फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, बराबर है। मतलब फिक्स्ड एसेट खरीदने में क्या क्या फैक्टर्स हमको मजबूर करते हैं, दैट इज नोन एज फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? चलो आगे समझते हैं कौन से पॉइंट है, हमने टेक्स्ट बुक में पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स होप आपने अच्छे से देखे हैं, आप अच्छे से सुने हैं, तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। स्टिल मैं इसको एकदम शॉर्ट में एकदम अच्छे से खत्म करके देता हूँ। पहले देखो बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ बिजनेस? क्वाइट सिंपल, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो, इफ यू आर रनिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। क्यों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे पहले तो मशीनरी होता है, आंसर इज यस। फर्नीचर होता है, आंसर इज यस। कोई ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्डिंग खरीदनी पड़ती है, आंसर इज यस। वेयर हाउसेज होते हैं, आंसर इज यस। तो दिस ऑल एक्सपेंसेस, ये जो आपको दिख रहा है, जो मैंने लिखा, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, वेयर हाउस, दिस आर नॉट योर कोई स्टॉक नहीं है जो आज आया और कल चला गया, सस्ते में खरीदा और हमने बेच दिया, ऐसा नहीं है। दिस थिंग, परचेसिंग ऑफ दिस थिंग रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, और एल्स तुम रेंट पे भी ले लोगे, इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल, बराबर है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हो आपको ये सारे फिक्स एसेट्स लगेंगे। इफ अगर ये सारे फिक्स एसेट्स लगेंगे तो ये खरीदने के लिए आपको क्या लगने वाला है, जो कैपिटल लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल। नेचर ऑफ बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो ज्यादा कैपिटल लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल, बराबर है। नाउ कमिंग ऑन टू ऑपोजिट एंड, अगर सर्विस यूनिट है तो सर्विस यूनिट में हमको ये ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? आई एम नॉट सेइंग नहीं लगेगा, लगेगा पर ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इफ यू टेक बैंक, मान लो बैंक, नो बैंक इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बैंक में कुछ मैन्युफैक्चर होता है, कोई गुड्स प्रोसेसिंग में जाते हैं, वो लोग टेंजिबल गुड्स बना के देते हैं आपको। नो, आपने ओसीएम में पढ़ा होगा, बैंक्स प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बैंक्स प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विसेज आर ऑलवेज इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल चीजों को आप कैसे प्रोड्यूस करोगे? जब इंटेंजिबल चीज दिखती नहीं तो मैं प्रोड्यूस कहां से करूंगा, राइट? यस और नो? तो क्या सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज को फिक्स एसेट की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है ना। मैं आपको देता हूं एग्जांपल, ध्यान से समझना। व्हेन यू टॉक अबाउट बैंक, तो बैंक का प्रीमाइसेस तो होता है ना। बैंक एक प्रीमाइसेस आपको दिखता है कि नहीं दिखता है? आंसर इज यस। तो प्रीमाइसेस लेना पड़ता है। बैंक जिसका रहेगा, जो बैंक का ओनर रहेगा, जिसका बिजनेस होगा, बैंक अगर ब्रांच खोलना है तो प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा, खर्चा लगेगा। ओके, प्रीमाइसेस देखा हमने। अच्छा, क्या वहां पे फर्नीचर नहीं होता? ऑब्वियसली होता है। कभी बैंक विजिट करना, आपको फर्नीचर भी दिखेगा, क्योंकि हमको फर्नीचर खरीदना नहीं पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। और फर्नीचर सस्ता थोड़ी आएगा, महंगा आएगा। ज्यादा फर्नीचर खरीदना है तो हमको क्या एक्सपेंस लगेगा? फिक्स कैपिटल लगेगा। अच्छा, क्या वहां पे हमको कंप्यूटर्स नहीं लेने पड़ेंगे? नाउ फंक्शनिंग करना है बैंक को तो कंप्यूटर से लगेंगे ना। यस और नो? डेटा सेव करना, रिकॉर्ड सेव करना, सब कुछ कंप्यूटर्स पे होता है ना आज के टाइम पे, टेक्नोलॉजी। यस और नो? तो क्या हमको टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर्स एंड ऑल परचेज नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको ये सारे खर्चे लगेंगे। पर क्या यहाँ पे हमको कोई मशीनरी लगेगा? ऐसा बड़ा बड़ा मशीनरी, करोड़ का कोई प्रोडक्शन करना है? आंसर इज नो। मशीनरी का खर्चा हमारा बच गया। क्या हमको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा? आंसर इज नो। तो वो भी हमारा खर्चा बच गया। यस और नो? आंसर इज यस। सो व्हेन यू सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, व्हेन यू सी सर्विस यूनिट, कम फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? सो इट इज नोन एज नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट,
साइज ऑफ बिजनेस ऑब्वियसली सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा फिक्स एसेट्स लगेंगे, ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। स्मॉल बिजनेस है, कम फिक्स एसेट्स लगेगा, कम फिक्स कैपिटल जाएगा। व्हेन यू कंपेयर जॉइंट स्टॉक कंपनी विद सोल ट्रेडिंग कंसर्न, अभी खुद समझ लो कहाँ पे फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। है दोनों बिजनेस, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा या सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लगेगा? ऑब्वियसली जॉइंट स्टॉक कंपनी में लगेगा, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मतलब ज्यादा कस्टमर्स मतलब उनको ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करना, ज्यादा लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए हमको असेट्स तो होने ही चाहिए जो उनको हमको सर्विस देनी है। यस और नो, आंसर यस। बट व्हेन यू टॉक अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जब तुम सोल ट्रेडर की बात करते हो, सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हो, तो इन सोल ट्रेडिंग कंसर्न हमको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या हो जाएगा, फर्नीचर होगा खत्म, या तो एसी लगा लिया खत्म, बस। और क्या एसेट लगाओगे, और क्या फिक्स एसेट लगाओगे? व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक थोड़ी फिक्स एसेट है, वो तो करंट एसेट है। यस और नो, स्टॉक इज अ करंट एसेट, वो तो आज है कल नहीं है। बट फिक्स एसेट, फर्नीचर तो मेरा ही है, एसी तो मेरा ही है। आर यू गेटिंग इट? तो वहां पे कम खर्चा, जॉइंट स्टॉक कंपनी में ज्यादा खर्चा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में यू रिक्वायर ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में रिक्वायर कम फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? सो दिस, इसको बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल। मतलब कौन से फैक्टर आपको मजबूर करेंगे कि आप ज्यादा फिक्स कैपिटल लो। अभी देखो, आप अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलते हो तो आप मजबूर हो जाओगे कि हमको ज्यादा फिक्स कैपिटल डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न खोलते हो तो आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल नहीं डालना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? सो दिस वाज द पॉइंट टू बी अंडरस्टैंडिंग, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो ये दो पॉइंट हमने देख लिए। फिर स्कोप ऑफ बिजनेस, स्कोप, अगर आप ज्यादा हाई लेवल का बिजनेस करना चाहते हो तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, ग्लोबलाइज अपने गुड्स सेल करना चाहते हो, अगर आपको ग्लोबलाइज लेवल पे आपको गुड्स सेल करना है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए मशीनरी अच्छा होना चाहिए। अगर मशीनरी अच्छा चाहिए तो महंगा मशीनरी खरीदना पड़ेगा। महंगा मशीनरी खरीदना पड़ेगा तो ज्यादा फिक्स कैपिटल लगाना पड़ेगा। आंसर येस और नो? आंसर इज येस। आर यू गेटिंग इट? कॉन्सेप्ट क्लियर? तो स्कोप ऑफ बिजनेस, ज्यादा बड़ा बिजनेस करना है, ठीक है, ज्यादा लेवल पे जाके बिजनेस करना है, आपको ज्यादा फिक्स कैपिटल क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लोकल लेवल पे बिजनेस करना है, जस्ट एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न जैसा, तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगेगा। क्लियर? तो स्कोप ऑफ बिजनेस, लार्ज बिजनेस मोर कैपिटल, स्मॉल बिजनेस लेस कैपिटल, सिंपल। नाउ एक्सटेंट ऑफ लीज, देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्या करते हैं, कोई प्रीमाइसेस रेंट पे ले लेते हैं। यस और नो? रेंट पे हम लोग प्रीमाइसेस लेते हैं। तो अगर रेंट पे आप प्रीमाइस ले रहे हो, मान लो आप कोई भी एक लैंड है, ठीक है, एक आपका लैंड है, किसी ने आपको वो रेंट पे दे दिया। अब ध्यान से समझना, अगर आप लैंड खुद का खरीदने जाते हैं तो लैंड का मान लो कॉस्ट आता 5 करोड़, 5 करोड़ का वो लैंड होता, ठीक है, बिकॉज परचेसिंग ऑफ लैंड इज नॉट इजी। लेकिन अगर आप रेंट पे ले रहे हो तो हो सकता है वो बोलेगा मेरा पर मंथ का रेंट कितना है, 50,000। आपको लगा 50,000 तो आई कैन अफोर्ड, बट 5 करोड़ का लैंड आई कैन नॉट अफोर्ड। तो चलो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना रेंट पे ले लेता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, रेंट पे ले लेता हूँ। तो अगर आपको सस्ते रेंट पे कोई अच्छा लैंड मिल रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप रेंट वे में जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। लेकिन आप खुद का ओन परचेज करने जाओगे तो आपको फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। आर यू गेटिंग इट? तो इसको बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ लीज। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? रेंट या लीज पे अवेलेबल है तो हमको फिक्स कैपिटल डालने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमको खुद का परचेज करना पड़ेगा तो हमको ज्यादा फिक्स कैपिटल लगेगा, क्योंकि खुद का लैंड परचेज करने के लिए इट गोज इनटू करोड्स। तो आपके पास करोड़ है तो आप खरीद लो, मतलब ज्यादा कैपिटल लगा रहे हो। करोड़ नहीं है तो रेंट पे ले लो, देयर इज एन ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फॉर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी शूज बनाने की कंपनी है, जस्ट लाइक बाटा, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम अ ब्रांड, फॉर एन एग्जांपल आई एम बाटा, आई एम अ ब्रांड, बट what I am doing is, now बाटा इज अ मल्टीनेशनल कंपनी है, बाटा इंडिया का नहीं है, ठीक है। तो what I am doing, अगर मेरे को इंडिया में प्रोडक्शन करना है तो मैं अपने अपने कंट्री में रह के शूज यहाँ भेजूंगा इंडिया में, ऐसा नहीं है। what I will do a contract between me and that manufacturer जो इंडिया में है, बराबर है। फॉर आई एम आउटसाइड इंडिया एंड दैट पर्सन इज इन इंडिया, बराबर है, वो शू मैन्युफैक्चरिंग करके देता है। तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट आई विल से एज एन बाटा कंपनी, मैं क्या बोलूंगा, तो लिसन, वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। सारे गुड्स के रॉ मटेरियल्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, सारा टेक्नोलॉजी उस पर क्या क्या यूज करना है मैं बता दूंगा, क्या क्या मटेरियल्स लगने हैं मैं आपको बता दूंगा, आप सिर्फ मेरे को वो मैन्युफैक्चर करके दो। मालूम पड़ा, समझ लो वो मैन्युफैक्चरर उल्लासनगर में बैठा है, बराबर है, उल्लासनगर तो हमारे महाराष्ट्र में, बराबर है। तो मैंने क्या बोला, यू प्लीज मैन्युफैक्चर बाटा शूज फॉर मी, मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा। यू गेटिंग इट? अब मैंने अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया मैन्युफैक्चर करने का, तो मुझे अपनी फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं ना, वैसे उसको गुड सप्लाई करूंगा, मेरे को मैन्युफैक्चर करके दो। उसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग इट? मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, कंपनी मेरी है, ब्रांड मेरा है, मैं मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा, मैंने किसी और को मैन्युफैक्चर करने को दे दिया।
इसको बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अब सारा फैक्ट्री उसका, सारा प्रोडक्शन प्रोसेस करने का खर्चा उसका, मैं उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है? कोई डाउट इधर तक? सही। चलो, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट, क्वाइट सिंपल, पुराने एसेट मिल रहे हैं तो पुराने ले लो, सेकंड हैंड ले लो। होता है ना, सेकंड हैंड चीज की वैल्यू हमेशा कम होती है, यस और नो? तो इसका मतलब नहीं सेकंड हैंड हमेशा बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते हैं कम कॉस्ट में, यस और नो? अमेजोन पे आता है रिन्यूड करके, यस और नो? आंसर इज यस। वैसे ही सेकंड हैंड मशीनरीज भी आती हैं, सेकंड हैंड साइकिल, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड बाइक्स आती है कि नहीं आती है? वैसे ही सेकंड हैंड मशीनरीज भी आती हैं, यस और नो? आंसर इज। तो सेकेंड हैंड एसेट्स मिल रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली सस्ते में मिलेंगे, और अगर आप सेकेंड हैंड एसेट्स परचेज कर रहे हो तो आपको फिक्स कैपिटल विल बी, रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी लेस। क्लियर है? तो एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। नेक्स्ट, एक्विजिशन ऑफ एसेट ऑन कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट, अगर कोई कंसेशन में मिल रहा है, मान लो ऐसा हो गया कि किसी के एसेट है वो बेचना चाह रहा है, ठीक है? अब एक्चुअल में उसका वैल्यू कितना है उस मशीन का? 2 करोड़, पर वो 1.5 करोड़ में दे रहा है। 2 करोड़ का वैल्यू है पर 1.5 में बेच रहा है, ठीक है? सस्ते में मिल रहा है, ले लो, नहीं? कंसेशनल रेट में मिल रहा है तो ऑब्वियसली बोलते हैं ना डिस्काउंट। अब अभी आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो तो बोलते हैं ना डिस्काउंट पे मिल रहा है तो चलो ले लेते हैं, तो आपका मतलब कॉस्ट बच रहा है वहां पे, यस और नो? तो सेम यहाँ पे मशीनरीज अगर डिस्काउंट पे मिल रही है, कंसेशनल रेट पे मिल रही है तो ले लो, हमारा फिक्स कैपिटल बच रहा है, बराबर है कि नहीं? सो दिस आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट योर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सस्ते में मिल रहा है तो अच्छी बात है, सेकंड में मिल रहा है अच्छी बात है, हमारे ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा, बराबर है? इंटरनेशनल कंडीशंस। इंटरनेशनल कंडीशन मींस अगर ऐसी कोई कंट्री है जो मशीनरीज बना के हमको सप्लाई करती है और हमारी कंट्री और उसके कंट्री में क्या हो गया, वॉर हो गया, से फॉर एन एग्जांपल चाइना मशीनरीज हमको बना के सप्लाई करता है, इंडिया और चाइना में क्या हो गया, वॉर हो गया, बराबर है? तो हम मशीनरी कहां से लेके आएंगे अब, यस और नो? फिर हम अगर दूसरे कंट्री से खरीदने जाएंगे हो सकता है हमको महंगा दे, यस और नो? तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल कंडीशंस, बराबर है? तो इंटरनेशनल कंडीशंस, कुछ वॉर होने से पहले, कुछ भी होने से पहले क्या करो, मशीनरीज खरीद के रख लो। गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्शन डाल देगा, नो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना नाउ, फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स नो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना ऑफ एनीथिंग, बराबर है? लेकिन ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका सारा मशीनरी, जिनका सारा सामान चाइना से ही आता था, नो व्हाट दे विल डू, उनको या तो इंडिया से ही महंगे में खरीदना पड़ेगा या दूसरे कंट्री से खरीदना पड़ेगा, दूसरा कंट्री अगर महंगे में दे देगा तो, यस और नो? तो दिस आर नोन एज इंटरनेशनल कंडीशंस व्हिच अफेक्ट योर व्हाट, अफेक्ट योर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ट्रेंड इन इकोनॉमी, इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, आपके गुड्स अच्छे बिक रहे हैं। इफ आपके गुड्स अच्छे बिक रहे हैं यू विल टेंड टू सेल मोर ना। अगर आपके गुड्स का ज्यादा डिमांड हो रहा है तो आप सप्लाई रोक दोगे क्या? नो, इकोनॉमिक्स याद करो। अगर डिमांड बढ़ते जा रहा है तो आई शुड इंक्रीज माई सप्लाई सो दैट माई रेवेन्यू विल जनरेट, यस और नो? आंसर इज यस। तो आपको अगर और गुड्स बनाने हैं और आपको प्रोडक्शन प्रोसेस करना है, मालूम है आपके गुड्स का डिमांड ज्यादा है, तो आप सप्लाई भी ज्यादा करो ना, सो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो, और पैसा आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाद, और सेल्स होगा। तो और सेल्स करने के लिए और कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आपको और मशीनरीज तो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अरे क्या बोलोगे आप, अरे इतना इतना डिमांड आ रहा है, मेरे पास मशीनरीज कम पड़ रही है, अगर मेरे पास मशीनरी आ जाए ना, मैं सारे कस्टमर की डिमांड फुलफिल कर दूं और मेरा गुडविल बन जाए मार्केट में और ये सारे कस्टमर्स मेरे लॉयल कस्टमर्स बन जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, लेके आओ नया मशीनरी और करो कस्टमर को खुश। क्यों नहीं आएंगे आपके पास वापस? जरूर आएंगे, यस और नो? आंसर इज यस। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ट्रेंड इन इकोनॉमी, तेल बढ़ रहा है, डिमांड आ रही है, चलो भाई और मशीनरी इन्वेस्ट करो, यस और नो? आंसर इज यस। नाउ पॉपुलेशन ट्रेंड, ऑब्वियसली ये तो इंडिया का फेवरेट पॉइंट बनना चाहिए। पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन ज्यादा है तो नीड भी ज्यादा है, वांट भी ज्यादा है, डिमांड भी ज्यादा है, यस और नो? तो उसको फुलफिल करने के लिए बिजनेस पर्सन, एक बिजनेसमैन अपना दिमाग तो लगाएगा ना। जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे क्लॉथ्स का डिमांड ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे फूड ग्रेन्स का डिमांड ज्यादा, जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे पैसों का डिमांड ज्यादा, मींस ज्यादा पॉपुलेशन मतलब हर चीज का डिमांड ज्यादा, यस और नो? आंसर इज। एंड कंट्री लाइक इंडिया, यू आल्सो नो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बराबर है कि नहीं? तो इंडिया जैसी कंट्री में इतना पॉपुलेशन है तो नीड भी तो उतना होगा, वांट भी तो उतना होगा, डिमांड भी तो उतना होगा। तो वो फुलफिल करने के लिए क्या यहाँ पे हमको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मशीनरीज में, प्लांट में, फिक्स एसेट्स में, ताकि हम उनकी डिमांड फुलफिल कर पाए, ताकि हम उनकी वांट फुलफिल कर पाए? आंसर इज यस। तो पॉपुलेशन ट्रेंड, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है तो उनको सप्लाई ज्यादा करो, सप्लाई ज्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, हमको और मशीनरीज करके और प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है? सही। चलो नेक्स्ट इज कंज्यूमर, कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस सेम, कोई चीज का अगर ज्यादा डिमांड है आप उनको ज्यादा फुलफिल करोगे, ज्यादा फुलफिल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए ज्यादा फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कंपटीशन, अगर हमको कंपटीशन विन करना है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, हमको अच्छा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्शन करना पड़ेगा,
क्वालिटी प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्वालिटी मशीनरीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्वालिटी प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस वाज व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। अब सर हमको ये सारे 12 पॉइंट्स याद करने हैं क्या? तो आंसर इज यस। तो अगर जब पूरे 12 पॉइंट याद करोगे तब जाके एग्जाम में आपको इसमें से 8 या 9 याद रहेंगे। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गई बात? तो सर 5 मार्क्स के लिए एक्चुअल में लिखना कितना है? फिर आपको यहाँ पे मिनिमम 8 पॉइंट्स तो लिखने ही है विद इंट्रोडक्शन। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, तो इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में है, बराबर है। सेम आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। आर यू गेटिंग इट? ये 12 में से मिनिमम 8 पॉइंट्स तो आपको वहां लिखने ही है, लेकिन पढ़ने आपको सारे 12 याद करोगे तो जाके वहां पे 8 याद रहेंगे। क्लियर है? विदाउट याद तक। तो दिस वाज अबाउट व्हाट? अबाउट योर फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वर्किंग कैपिटल। क्या है? वर्किंग कैपिटल। देखो हमने कैपिटल का मतलब समझ लिया, व्हाट इज कैपिटल, ठीक है। हमने फिक्स्ड कैपिटल का मतलब समझ लिया, अमाउंट रिक्वायर्ड टू परचेज फिक्स्ड एसेट। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल। नाउ सर व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? द कैपिटल मींस मनी, ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस्ड। नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? सी ध्यान से समझना। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है द मनी रिक्वायर्ड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, द मनी रिक्वायर्ड बाय एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट? फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस जब हम कर रहे हैं, बिजनेस का जो हमारा एक्टिविटी चल रहा है, तो बिजनेस का हमारा एक्टिविटी चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो रुकावट नहीं आने के लिए हम लोग वो जो कैपिटल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्किंग कैपिटल। सी आई विल गिव यू एन एग्जांपल हो यार, एग्जांपल मैं आपको देता हूं। व्हेन यू टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल, बराबर है, दिस इज आल्सो मनी ओनली, ये भी मनी है, इट्स आल्सो मनी ओनली, बराबर है। मनी मींस यू रिक्वायर कैपिटल टू रन योर बिजनेस। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस कैपिटल, दिस मनी, फॉर एन एग्जांपल हमको इलेक्ट्रिक बिल पे करना है, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक बिल आप साल में एक बार थोड़ी भरते हो, आप मंथली भरते हो। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होता है तो मंथली होता है, घर का भी होता है, सेम वे ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है, लाइट तो यूज होती है ना। यस और नो? चलो ठीक है। नेक्स्ट, हमको सैलरी पे करना है। किसका सैलरी? एम्प्लॉयज का सैलरी। नाउ अकाउंटेंसी हमने सीखा है, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं ना, टू सैलरी, फिर एक्सपेंसेस लिखते हो आगे, तो आपको मंथली देना पड़ता है वो। यस और नो? आंसर इज यस। तो क्या है? रिकरिंग एक्सपेंस है। क्या है? रिकरिंग एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी रिकरिंग एक्सपेंस। ओके चलो, फिर हम ऐसा देखते हैं, हमको रॉ मटेरियल्स परचेज करने होते हैं, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। नॉन रॉ मटेरियल कोई फिक्स एसेट तो है नहीं आपका। रॉ मटेरियल इज व्हाट? रॉ मटेरियल इज अ करंट एसेट, दैट इज आप वो लेके आते हो फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डालते हो। यस और नो? अब स्टॉक परचेज करके लेके आ रहे हो, बराबर है। रॉ मटेरियल आल्सो काइंड ऑफ स्टॉक ओनली, तो स्टॉक परचेज करके ला रहे हो, बराबर है। तो स्टॉक इज नॉट योर फिक्स एसेट, इट इज योर व्हाट? इट इज योर करंट एसेट, बराबर है। तो करंट एसेट पे खर्चा करना है, इट इज रिकरिंग। इट इज रिकरिंग। रॉ मटेरियल हमको बार बार खरीदना पड़ता है। क्या साल में एक ही बार खरीद के बैठ जाते हो? आंसर इज नो। जब भी जरूरत पड़ता है हमको बार बार खरीदना पड़ता है। यस और नो? आंसर इज यस। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी कहाँ आ जाता है? हमको जो उसको खरीदने के लिए जो खर्चा लगता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, रेवेन्यू, रिकरिंग एक्सपेंडिचर यू कैन से, करेक्ट, बराबर है। ओके, तो और भी एग्जांपल्स है इसके। तो ये सम ऑफ द एग्जांपल्स इज व्हाट? सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप मशीनरी चलाते हो, मशीनरी यूज होता है कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में। आप मशीनरी परचेज करके लाए, दैट इज योर फिक्स कैपिटल। लेकिन मशीनरी को जो मेंटेन करने में जो खर्चा लगता है, देखो मशीनरी को मेंटेन कैसे करना पड़ता है? मशीन के लिए हमको ऑयलिंग करना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना पड़ता है, मेंटेनेंस के खर्चे आते हैं, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। तो दैट इज योर वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग इट? लेकिन आप मशीनरी खरीद के लाए हो, दैट इज फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? ऑल अबाउट योर वर्किंग कैपिटल, अ कैपिटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर है? देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरोगे तो लाइट कट हो जाएगी, लाइट कट हो जाएगी तो बिजनेस कैसे स्मूथली रन करोगे? कैंडल लगा के थोड़ी बैठोगे। आंसर इज यस और नो? आंसर इज यस, बराबर है कि नहीं? अब देखो वर्किंग कैपिटल हमने समझ लिया, ठीक है सर। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल? अब वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स क्या क्या है? व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल? सेम जैसे हमने फिक्स कैपिटल देखा था वैसे ही इसका है, पॉइंट सिमिलर है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने लेक्चर्स में भी सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस मतलब अगर बात करो तो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एसेंशियल प्रोडक्ट्स का, क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है एसेंशियल प्रोडक्ट्स का। एसेंशियल प्रोडक्ट्स मतलब क्या? जो डेली नेसेसिटी में लगता है, जैसे सोप, सॉल्ट, डेली नेसेसिटीज है कि नहीं? मिल्क डेली नेसेसिटीज है, बराबर है। तो इसमें आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपके पास रेवेन्यू आता रहता है, बराबर है। अरे मिल्क तो हर कोई खरीदेगा, बेचेंगे ऑन स्पॉट पैसा आ जाएगा, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट बेचेंगे ऑन स्पॉट पैसा आ जाएगा, हमको रुकने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर
एसेंशियल कमोडिटीज का अगर कोई बिजनेस चला रहा है तो उसको वर्किंग कैपिटल का जरूरत कम पड़ेगा। क्यों कम पड़ेगा? क्योंकि उसके पास बिजनेस से ही वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको वर्किंग कैपिटल का लोन मांगने की किसी से जरूरत नहीं है, तो उसका बिजनेस स्मूथली कंडक्ट होता रहेगा। सो दिस वाज नेचर ऑफ बिजनेस। अगर कोई लग्जरियस प्रोडक्ट है, मान लो लग्जरियस जैसे कार मर्सिडीज, बराबर है, बीएमडब्ल्यू, बराबर है, अब हो सकता है ये चीजें क्रेडिट पे बिके, बराबर है, बिकॉज इज एक्सपेंसिव कार्स, हो सकता है क्रेडिट पे बिके। तो क्रेडिट पे बिकने का मतलब क्या होता है? क्रेडिट पे बिकने का मतलब होता है मनी फ्लो रुक जाता है, मनी फ्लो रुक जाता है। आपने प्रोडक्ट तो ले लिया पर उसका पेमेंट नहीं किया, अब प्रोडक्ट आपके हाथ में है पर सेलर के हाथ में पैसे नहीं है, तो जब सेलर के हाथ में पैसे नहीं है आगे एम्प्लॉय को सैलरी कैसे देगा? वो अपने कॉस्ट कैसे बेयर करेगा, लाइट बिल कैसे भरेगा? आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट एसेंशियल्स, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमको वर्किंग कैपिटल बोरो करने की जरूरत है, वो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास पैसा तो सर्कुलेट हो ही रहा है। बट व्हेन वी आर डीलिंग इन लग्जरीज, लग्जरीज में अगर डील कर रहे हो और वो क्रेडिट पे आप बेच रहे हो, बराबर है, तो क्या हो सकता है यहाँ पे हमको वर्किंग कैपिटल का लोन लेने का रिक्वायरमेंट आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हमारे पास ऑन स्पॉट पैसा नहीं आया, हमको पैसों के लिए रुकना पड़ रहा है। करेंगे, पर सैलरीज तो हमको टाइम पे देनी है कि नहीं देनी है? आंसर इज यस। लाइट बिल टाइम पे भरना है कि नहीं भरना है? आंसर इज यस। तो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस सेम पॉइंट, बड़ा बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा, कम छोटा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। देखो, बड़ा बिजनेस मतलब मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो लाइट बिल भी उतना आएगा, बराबर है कि नहीं? मशीनरीज भी उतनी चलेगी, मशीनरी का ध्यान भी उतना रखना पड़ेगा, मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, ये सो नो। तो ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल का खर्चा ज्यादा लगेगा, छोटा बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल का खर्चा कम लगेगा, बराबर है। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर आपका सेल्स बढ़ता है, इफ योर सेल्स सिंपल सी, इफ सेल्स इफ सेल्स आर मोर, ऑब्वियसली प्रॉफिट्स आर मोर। यस और नो? आंसर इज यस। सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा है, सेल कम है तो प्रॉफिट भी कम है। अकाउंट्स में किया है कि नहीं किया है? अकाउंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है ना? जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्रेडिट साइड पे क्या लिखते हो? बाय सेल्स लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सेल्स में इसे ही सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करते हो, टू सैलरी, टू एडवर्टाइजमेंट, टू बैड डेब्ट्स, टू डेप्रिसिएशन। यस और नो? वहीं से सब एक्सपेंसेस निकालते हो। सारा एक्सपेंसेस निकाल के बाद आपको क्या आता है? डेबिट साइड पे क्या लिखते हो? टू नेट प्रॉफिट लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर, हम लिखते हैं, हमने किया है प्रैक्टिस। यस और नो? तो जो नेट प्रॉफिट आया है, बराबर है, सेल्स में से तो निकला है, तो सेल ज्यादा होगा, सेल्स ज्यादा होगा तो ये तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा आएगा। सेल्स कम होगा, खर्चे तो उतने ही है, तो प्रॉफिट भी हमारा कम हो जाएगा। इस काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल आप अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ सेल्स मींस, वॉल्यूम मींस व्हाट? अमाउंट ऑफ सेल्स। अमाउंट ऑफ सेल्स इज मोर, इफ अमाउंट ऑफ सेल्स इज मोर वी आर हैविंग मोर प्रॉफिट, इफ अमाउंट ऑफ सेल इज लेस वी आर हैविंग लेस प्रॉफिट, ठीक है? तो अगर हमारे पास कम प्रॉफिट है तो हमको वर्किंग कैपिटल का ज्यादा जरूरत पड़ेगा, लेकिन हमारे पास अगर ज्यादा प्रॉफिट है, ज्यादा सेल्स है, तो हमको वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम पड़ेगा, बराबर है। सेल्स बढ़ेगा तो आपका वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन साइकिल। व्हाट इज प्रोडक्शन साइकिल? अगर कोई प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, कोई प्रोडक्ट बनाने में टाइम ज्यादा लगता है, तो वहां पे हमको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी का टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टेक्सटाइल मींस क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो अगर आपका क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बराबर है, और एक शर्ट बनने को लगता है कुछ 2 घंटा, फॉर एन एग्जाम्पल, एक शर्ट बनने को लगता है 2 घंटा, तो इट इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक शर्ट बनने के लिए 2 घंटा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मशीनरी ज्यादा चल रहे हैं, मशीनरी ज्यादा चल रहे हैं तो उनका मेंटेनेंस का खर्चा भी उतना आएगा, मशीनरी जल्दी खराब होने पे आ जाएगा। यस और नो? फिर वेजेस, वर्कर को वेजेस भी ज्यादा देने पड़ेंगे। यस और नो? तो फिर प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्ग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वर्किंग कैपिटल खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा, आपको और एक्सपेंस करना पड़ेगा। समझ में आ गया? सी, लॉन्गर दी प्रोडक्शन साइकिल, मोर दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड बाय दी, और जबरदस्ती के एक्सपेंसेस हमको करने पड़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट बिजनेस साइकिल, ऑब्वियसली सेम पहले हमने डिस्कस किया। अगर बूम में है बिजनेस साइकिल, ठीक है, बिजनेस बूम में है, बूम में है मतलब अच्छा जा रहा है, इकोनॉमी अच्छा जा रहा है, बराबर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे? बिजनेस साइकिल। बिजनेस अच्छा जा रहा है, हम और प्रोडक्शन करेंगे, और प्रोडक्शन करना है मतलब और रॉ मटेरियल्स खरीदना है, और रॉ मटेरियल्स खरीदना है मतलब और वर्किंग कैपिटल का खर्चा करना है। यस और नो? क्योंकि परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इज दैट काइंड ऑफ एक्सपेंस व्हिच इज नोन एज वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस। यस और नो? क्योंकि रॉ मटेरियल फिक्स एसेट थोड़ी है, रॉ मटेरियल तो हमारा करंट एसेट है। यस और नो? आंसर इज यस, जिसको बोलेंगे बिजनेस साइकिल। चलो नेक्स्ट, ये टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल एंड क्रेडिट कंट्रोल मैं आपको साथ में बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन क्रेडिट कंट्रोल, आपको टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल समझ में आ जाएगा। मान लो मेरी एक शॉप है, आप मेरे शॉप पे आए, मैंने ना आपने आपने मेरे से एक बैग खरीदा, एक टूरिस्ट बैग खरीदा, विच कॉस्टेड अराउंड 2500। अब 2500 का वो बैग था, इट अमाउंटेड टू रुपीज 2500, वो बैग था, वो बैग मैंने आपको सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। वो बैग
आपके हाथ में आ गया, लेकिन आपने क्या किया, वो बैग क्रेडिट पे खरीदा। क्रेडिट पे खरीदा मतलब आपने ऑन स्पॉट मुझे वो 2500 नहीं दिए, आपने मुझे क्या बोला, ड्यू टू अवर रिलेशंस, अच्छे रिलेशन थे हमारे, कस्टमर रिलेशन अच्छे थे, तो आपने क्या बोला, सर मैं आपको ये इसका पैसा अगले महीने दे दूं क्योंकि अभी मेरा सैलरी आया नहीं है, मैं आपको अगले महीने इसका पैसा दे दूं जैसे मेरा सैलरी आ जाएगा। बोला ठीक है, फिर वो बैग आप लेके चले गए। और गुड्स मेरे दुकान से निकल गए, गुड्स मेरे शॉप से निकल गए, पर क्या उस चीज का वैल्यू अब तक मेरे पास आया? आंसर इज नो। क्या पैसा मेरे पास अब तक आया? आंसर इज नो। तो अब तक मेरे पास पैसा ही नहीं आया, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया? मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मेरा उस चीज का पैसा ही नहीं आया। हो सकता है कल को बैड डेब्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, आप पैसा ही ना दो मुझे। यस और नो? आंसर इज यस। अच्छा समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पे अगर आपका क्रेडिट फैसिलिटी लिबरल है, क्या है लिबरल, मतलब आप सबको उधार पे उधारी देते रहते हो, कोई दूसरा है उसको भी मैंने उधारी दे दिया, उधारी पे गुड्स दे दिए, तीसरा है उसको भी उधारी पे गुड्स दे दिए, मैं गुड्स तो दे रहा हूँ, पर क्या एक्चुअल में मेरे पास पैसा आ रहा है, उस चीज का वैल्यू आ रहा है? आंसर इज नो। तो उस चीज का मुझे वैल्यू नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? क्रेडिट सेल्स कर रहा हूं। क्रेडिट सेल्स में मेरे पास पैसा थोड़ी आया, कैश सेल्स में मेरे पास पैसा आ जाएगा ऑन स्पॉट, ऑन स्पॉट। पर क्या क्रेडिट सेल में मेरे पास पैसा आया? आंसर इज नो। जब क्रेडिट सेल में मेरे पास पैसा नहीं आया, क्रेडिट सेल में मेरे पास पैसा नहीं आया, तो मैं सामने पेमेंट कैसे करूंगा? अपने वर्कर्स का पैसा कैसे पेमेंट करूंगा? लाइट का बिल कैसे भरूंगा? तो मुझे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का और रिक्वायरमेंट आ जाएगा, मुझे दूसरों से लोन लेना पड़ेगा वो भरने के लिए। आर यू गेटिंग इट? बात समझ रही है? तो अगर आपका क्रेडिट फैसिलिटी एकदम लिबरल है, लिबरल मतलब इट इज वेरी लिबरल, मीन्स बहुत ढीला है, आप किसी को क्रेडिट देते ही रहते हो, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स तो निकल रहे हैं पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसे नहीं आ रहे हैं। आर यू गेटिंग इट? जब पैसे नहीं आ रहे, आप अपने एम्प्लॉय को पेमेंट कैसे करोगे? लाइट का बिल कैसे भरोगे? आर यू गेटिंग इट? और स्टॉक कैसे परचेस करोगे? आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिबरल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी चाहिए कि भाई हम क्रेडिट नहीं देते। तभी तो देखो शॉप में जो सोल ट्रेडर क्या बोलता है, नो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल। आर यू गेटिंग इट? तो उनका मनी रोलिंग रुक जाता है, मनी सप्लाई रुक जाता है, बराबर है? तो देखो, इफ क्रेडिट पॉलिसी लिबरल, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर कलेक्शन ऑफ फंड्स व्हिच अफेक्ट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। क्लियर है? आई होप एग्जांपल से समझ में आ गया। चलो, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, हमको ज्यादा ग्रो करना है तो ऑब्वियसली ज्यादा खर्चे लगेंगे, ज्यादा ग्रो करना है इसमें फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, बराबर है? बिजनेस को ग्रो करना है, एक्सपांड करना है, ऑब्वियसली और खर्चे डालने पड़ेंगे। ओके, मैनेजमेंट एबिलिटी, अगर आपके कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जो मैनेजर्स अपॉइंट किए वही सही नहीं है, उनको ही फंड्स का नॉलेज नहीं है, वो आपका फंड्स अच्छे से यूज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट और आपको लगेगा, आपको लोन मांगना पड़ेगा दूसरों से लाइट बिल एंड ऑल ये पे करने के लिए। ऐसा होता है, कंपनी छोटे मोटे लोन मांगती है अपने एक्सपेंसेस खत्म करने के लिए। आर यू गेटिंग इट? पर लोन मांगना कहीं सही भी है, कहीं बुरा भी है, बराबर है? लेकिन आप रीपे करने में अच्छे हो, आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा है, तो आप लोन लो। अगर आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है तो लोन लेना नहीं। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गई? इससे अच्छा है कि अपने फंड्स को आप अच्छे से मैनेज करो। एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है? अगर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमको लोन प्रोवाइड कर देते हैं तो हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में खुद से वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये पॉइंट बहुत डेंजरस पॉइंट है, कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को लोन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही पैसा जनरेट करना चाहिए। रिटेन अर्निंग्स, रिटेन प्रॉफिट्स, याद करो, सेकंड सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में पॉइंट आता है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स अपने पास सेव रखो, रिजर्व्स बना के रखो, ताकि आपको कभी भी वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम ना आए। तो दिस वाज द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट? फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं फॉर 5 मार्क्स। सो यहाँ पे ये हमने जो बेसिक मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए, एग्जाम टाइम पे ये रिफर करके जाना, प्लीज रिफर करके जाना, ठीक है? और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखो, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट करके मैंने वहां पे बताया, क्या बताया है? डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, इट इज ऑन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9 पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया वही सब उसमें लिखा हुआ है, तो प्लीज रेफर दिस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का डिस्टिंक्शन बिटवीन आता है, जितने भी उसमें पॉइंट्स है सारे आपको लिखने हैं। क्लियर है? कोई डाउट? और जो मैंने एक्सप्लेन किया वही डिस्टिंक्शन में लिखा है, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो दिस वाज व्हाट रिवीजन फॉर लास्ट मिनट फॉर योर चैप्टर नंबर 1। आर यू गेटिंग इट? क्या है चैप्टर का नाम? इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो आफ्टर फिनिशिंग आवर फर्स्ट चैप्टर हमने खत्म कर दिया। नाउ मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 2, दैट इज नेम ऑफ द चैप्टर इज सोर्सेज ऑफ, वी विल से सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब हम लोग सोर्सेज देखने वाले हैं। सी एक चीज समझो, इस चैप्टर को नाम समझ लो खाली, व्हाट डू यू मीन बाय सोर्सेज? यहाँ पे सोर्सेज मींस वे, सोर्सेज मींस कौन से रास्ते से
बिजनेस के लिए कौन से रास्ते से, बिजनेस के लिए पैसा, दैट इज मनी आ रहा है. सो सोर्सेज मीन्स वे, कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस, यू कैन से फाइनेंस मीन्स मनी. तो फ्रॉम व्हाट वेज, फ्रॉम कौन से रास्ते से हमको पैसा आ रहा है, किसको आ रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे कौन से ऐसे रास्ते हैं. ठीक है, जो अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ाई होगा. ठीक है, तो हम लोग बेसिक जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो सबसे पहले शेयर, प्लीज मार्क दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में, क्वेश्चन आता है राइट अ नोट ऑन शेयर, तो आपको ये लिखना है. ठीक है, यही इतना दिया, यही नहीं लिखना है, ये आपके रेफरेंस के लिए है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी आना चाहिए. दिस इज दैट थिंग विच इज फॉर लास्ट मिनट. ये पॉइंट्स आपको सारे पॉइंट्स याद आने चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. तो चलो शेयर की बात करते हो. व्हाट इज शेयर? शेयर इज अ यूनिट विच इज डिवाइडेड बाय विच शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड. मतलब एक शेयर एक सिंगल यूनिट है जो अलग अलग चीज में डिवाइडेड है. मतलब मान लो एक कंपनी है, फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, वो 100 शेयर्स इशू कर रही है. क्या इशू कर रही है? 100 शेयर्स. अब 100 में से आपने 10 शेयर ले लिए. ठीक है, 100 में से मैंने 2 शेयर ले लिए, किसी ने 1 शेयर ले लिया, बराबर है, किसी ने 50 शेयर ले लिए. आर यू गेटिंग इट? बराबर है. अब ये नंबर में क्यों बता रहा हूँ आपको, हो सकता है कोई पर्सन है उसने 10 शेयर लिए, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करके एक यूनिट है. कलेक्ट करके उसने कितने शेयर ले लिए? 10 शेयर. कलेक्ट करके मैंने कितने ले लिए? 2 शेयर. किसी और ने ले लिए 50 शेयर, किसी और ने ले लिया सिंगल शेयर. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट. अभी कलेक्टिवली होके कितने होंगे? 100. अब मैंने वो नंबर्स नहीं डाले, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. कलेक्टिवली होके कितने हो गए? 100. तो जो 100 है, कंपनी क्या बोलेगा, हमने लोगों को 100 शेयर इशू किए, उसमें से अलग अलग लोगों ने अलग अलग नंबर ऑफ शेयर परचेज किए. कंपनी ने 100 शेयर लोगों को ऑफर किए, उसमें से किसी एक ने 10 शेयर खरीदा, किसी एक ने 2 शेयर खरीदे, किसी एक ने 50 शेयर खरीद लिए, किसी एक ने सिंगल 1 शेयर खरीदा. तो कलेक्ट होके क्या बन रहा है? कलेक्ट होके बन रहा है शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जब आप शेयर परचेज करते हो, आपको कंपनी को कुछ पेमेंट करना पड़ता है. अकाउंट्स में चैप्टर किया कि नहीं, इश्यू ऑफ शेयर्स, हमको पे करना पड़ता है ना, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी. वही पैसा पे कर रहे हो, कंपनी आपको शेयर अलॉट कर रहा है, एंड कंपनी फिर उस पैसे को क्या बोल रहा है? पैसों को बोल रहा है शेयर कैपिटल. यस और नो? करते हो ना, एंट्री मारते हो ना, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, करते हो कि नहीं करते हो? तो कंपनी उसका नाम क्या देता है? शेयर कैपिटल. समझ में आ गया? तो शेयर एक सिंगल यूनिट है, बराबर है, जो कलेक्टिवली होके क्या बनता है? शेयर कैपिटल. अ शेयर इज अ शेयर, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है. यस और नो? अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, ऐसे डेफिनेशन दिया हुआ है, बराबर है, कंपनी एक्ट ने डेफिनेशन दिया है. मतलब शेयर कैपिटल में ये सारा चीज शेयर्स कलेक्टिवली होके इन्वॉल्व है. आर यू गेटिंग इट? किसी ने 10 ले लिया, उसके पैसे दे दिए, किसी ने 2 शेयर लिया, उसके पैसे दे दिए. तो जो पैसा जो कंपनी के पास आ रहा है वो क्या है? शेयर कैपिटल. अ मनी रेज्ड बाय वे ऑफ शेयर इज नोन एज डैश, इट इज नोन एज शेयर कैपिटल. क्लियर है? सही एकदम. चलो मीनिंग देख लेते हैं. मीनिंग क्या है? इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ शेयर, अभी हमने जो डिस्कस किया. ठीक है. ओनरशिप, अ पर्सन हु इज परचेजिंग शेयर ऑफ द कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली सीधी सी बात है. अच्छा, distinctive number, shares are having distinctive number for identification unless dematerialized. I will later on discuss with you. देखो, तुमने लेटर्स प्रैक्टिस किए होंगे, उसमें आता है शेयर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर. फॉर एन एग्जांपल, मैंने कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, तो शेयर सर्टिफिकेट पे, किस पे? शेयर सर्टिफिकेट पे डिस्टिंक्टिव नंबर बताया जाएगा. क्या बताया जाएगा? हाँ, 101 से लेके 200 तक के शेयर्स जो है वो आपके पास है. क्यों डिस्टिंक्टिव नंबर दे रहे हैं मालूम है? क्योंकि शेयर्स आर इंटेंजिबल. जब कोई चीज इंटेंजिबल है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आइडेंटिफाई करेंगे बाय वे ऑफ डिस्टिंक्टिव नंबर. कि हाँ, अरे ये सीरियल नंबर लेके 101 से लेके 200 तक के सीरियल नंबर के शेयर्स, हु इज होल्डिंग? दैट पर्सन इज होल्डिंग, मतलब जिसने शेयर परचेज किए. आर यू गेटिंग इट? तो इसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिव नंबर अनलेस डीमेटेरियलाइज्ड. जब कॉन्सेप्ट आएगा, चैप्टर आएगा, देन आई विल एक्सप्लेन यू. ठीक है. अच्छा, एविडेंस ऑफ टाइटल. देखो अभी यहाँ पे आ गया, अ शेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी शोज टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स. शेयर्स आर इंटेंजिबल. आपको कैसे पता चलेगा कि आपने शेयर होल्ड किया? आपको क्या मिलेगा? हमने अभी डिस्कस किया था, शेयर सर्टिफिकेट. क्लियर है? और वो एविडेंस बताएगा. वो एविडेंस क्या बताएगा? कि हाँ, आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो. मैं बोल रहा हूँ मैं आपके कंपनी का शेयर होल्डर हूँ. अरे प्रूफ क्या है? देयर आर एन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स. पेज से थोड़ी रिकॉग्नाइज होगा, इतने सारे लोग हैं. पब्लिक कंपनी, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड शेयर होल्डर हो सकते हैं. हाउ विल आई आइडेंटिफाई दैट यू आर शेयर होल्डर इन माय कंपनी? क्या रहेगा हमारे पास? क्या मिलेगा? शेयर सर्टिफिकेट.
आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, क्या फेस पे लिखा है, कैसे पता चलेगा, आइडेंटिटी कार्ड, पी रिसीप्ट, आर यू गेटिंग इट। वैसे ही आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो, कैसे पता चलेगा, शेयर सर्टिफिकेट। क्लियर है, सही एकदम। तो इसको बोलते हैं एविडेंस ऑफ टाइटल। वैल्यू ऑफ शेयर्स, देयर आर 3 वैल्यू ऑफ शेयर्स। नो 3 वैल्यूज का मतलब क्या है, एक है मार्केट वैल्यू, एक है इशू वैल्यू, एक है फेस वैल्यू। चलो पहले फेस वैल्यू पे आते हैं। फेस वैल्यू मींस बेस प्राइस ऑफ अ शेयर। मेरा शेयर 10 रुपए का है, क्या बोलेंगे इसको, फेस वैल्यू। मेरा शेयर 10 रुपए का है, मैं आपको दे रहा हूं 15 रुपए में। आई एम इशूइंग माई शेयर एट प्रीमियम, ठीक है, इसको बोलेंगे इशू वैल्यू। जितने में कंपनी शेयर बेच रहा है उसको बोलते हैं इशू वैल्यू, पर बेस प्राइस क्या है उसको बोलेंगे फेस वैल्यू। मेरी कंपनी एट पार भी तो इशू कर सकती है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, तो एट दैट पॉइंट मेरा फेस वैल्यू और इशू वैल्यू सेम हो जाएगा। याद करो अपना इशू और शेयर का चैप्टर अकाउंटेंसी में, क्या बोलते थे उसमें, अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 15। क्या कंडीशन आ गया, वो कंडीशन क्वेश्चन में थोड़ी बताते थे, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता था, शेयर इशूड प्रीमियम। अ शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट 10, शेयर इशूड एट पार, बराबर है कि नहीं। तो जितने में इशू कर रहे हो वो इशू वैल्यू, बेस प्राइस है वो है क्या है, फेस वैल्यू। अच्छा, अब जो मैंने शेयर 15 रुपए का इशू किया था ना, आज स्टॉक एक्सचेंज पे, स्टॉक मार्केट पे उसका वैल्यू है ₹100। तो 100 क्या है मेरा, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आप और मैं नहीं डिसाइड कर सकते, कंपनी नहीं डिसाइड कर सकता, शेयर होल्डर नहीं डिसाइड कर सकता। इट डिपेंड्स अपॉन द डिमांड फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एट स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी अच्छा चल रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा डिविडेंड दे रहा है, लोग आपके शेयर की डिमांड कर रहे हो, आपका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। आपको क्या, कंपनी अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस, आपका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। आपका कंपनी एकदम लॉस में जा रहा है, डेब्ट चढ़ा हुआ है, सारे के सारे आपने रीपेमेंट नहीं किए, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है, गुडविल अच्छा नहीं है, योर शेयर प्राइस विल गो डाउन। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स। नो फैक्टर्स हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, जस्ट मैं वैल्यू डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपल सी चीज है, 3 चीज याद रखना। कंपनी के शेयर का बेस वैल्यू इज नोन एज फेस वैल्यू, बेस प्राइस इज नोन एज फेस वैल्यू, जितने पे इशू किया दैट इज इशू वैल्यू, स्टॉक मार्केट में जो रेट चल रहा है दैट इज मार्केट वैल्यू। चलो अभी राइट्स, शेयर होल्डर को बहुत राइट्स मिलते हैं, क्या राइट्स मिलते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ राइट्स गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। राइट्स गिवन अंडर व्हाट, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। क्या है, अब अकाउंट चेक कर सकते हो, क्यों, कि शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, यस और नो। मैं जाके अकाउंट्स चेक कर सकता हूँ, मैं जाके कंपनी की मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। मैं जाके मीटिंग में वोट कर सकता हूँ, वोटिंग मेरा राइट है। मैं अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये सर्टेन राइट्स मिले हैं शेयर होल्डर को। राइट्स किसने दिए हैं, राइट्स दिए हैं कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, इनकम क्या है शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर जो पैसा अर्न करता है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर जो अर्न करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। डिपॉजिटर जो अर्न करता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट, लेकिन शेयर होल्डर जो अर्न करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड, बराबर है। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में आया था ना, इक्विटी शेयर में फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड, नाम क्या आ रहा था, डिविडेंड। डिविडेंड हमारा इनकम है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, पब्लिक कंपनी के अगर शेयर होल्डर हो तो आपके शेयर्स क्या होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल, आपके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि शेयर ट्रांसफर करने का राइट आपको किसने दिया है, ये दिया है कंपनीज एक्ट ने। और एक बार लॉ ने अगर कोई राइट दे दिया, वो राइट आपसे कोई छीन नहीं सकता। क्लियर है, सही एकदम। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर। शेयर भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल कैसे, ध्यान से समझना, आप अपने शेयर किसी को भी बेच सकते हो, इधर उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। देखो मूवेबल क्यों बोला है, इसको मूवेबल क्यों बोला है, मूवेबल प्रॉपर्टी का वो मतलब होता है जो इजीली आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, और वो चीज जो अर्थ से अटैच नहीं है। देखो मैं तुमको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा पर ऐसा ही है। देखो लॉ में क्या बोलते हैं, एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ इज नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे जैसे आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया, और दैट बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट किया है, कैसे किया है, आपने डिगिंग किया, पिलर लगाया, एंड वो अर्थ से अटैच हो गया, तो बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, आप मूव नहीं कर सकते। यस और नो, बराबर है कि नहीं। लेकिन शेयर शेयर तो इंटेंजिबल है, कौन सा अर्थ के साथ अटैच है, वो तो इधर से उधर मूव हो सकता है। शेयर सर्टिफिकेट यहाँ से वहां हो सकते हैं, यहाँ से वहां होना मतलब आपका कैंसिल होगा, जिसको आप शेयर बेचोगे उसको नया मिलेगा। यस और नो, क्या अर्थ से अटैच है क्या, नो, आंसर इज नो। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे शेयर एक प्रॉपर्टी है, वो इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉपर्टी है, बट कौन सा प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। आप घर खरीदोगे वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, आप कोई शॉप खरीदोगे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है। यस और नो, आंसर इज यस। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे शेयर खरीदो, किसी को भी दे सकते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी। कार आपका प्रॉपर्टी है, पर कार क्या अर्थ से अटैच है, अटैच मतलब चिपका, अटैच मतलब उसी जगह पे हिल नहीं सकता, पर कार तो हिल सकती है ना। तो कार को ऐसा आप नहीं बोल सकते अटैच टू अर्थ, अटैच नहीं बोल सकते, आर यू गेटिंग इट। हाँ वो अर्थ पे है, वो पर नहीं है, अर्थ से टच ही है, पर वो टच है, अटैच नहीं है, आर यू गेटिंग इट। तो हम क्या बोलते हैं, कार मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा असेट है, पर वो मूवेबल है।
कार भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, बाइक भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है, सेम वे शेयर भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो चलो आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो काइंड्स ऑफ शेयर, व्हाट आर काइंड्स ऑफ शेयर? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो दिस वाज ऑल अबाउट शेयर। तो अगर आपको शॉर्ट नोट आता है, राइट अ नोट ऑन शेयर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शेयर, तो आपको ये सब लिखना है। ठीक है, टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी रिफर करना है। ठीक है, ये तो लास्ट मिनट रिवीजन है, ये पॉइंट्स हमको और सारे पॉइंट्स याद आ जाने चाहिए। चलो ये कीवर्ड्स है, ये क्या है? ये कीवर्ड्स है टू रिमेंबर कि वो आंसर में क्या था। चलो नाउ काइंड्स ऑफ शेयर हमने देखा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, फटाफट इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कमिंग ऑन टू इक्विटी शेयर, सबसे पहले इक्विटी शेयर पे आते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर आर आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। सीधे साधे शेयर्स है, क्यों? क्योंकि हर कंपनी इक्विटी शेयर इशू करता है, कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना मैंडेटरी है, प्रेफरेंस शेयर ऑप्शनल है। प्रेफरेंस शेयर इशू करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट इक्विटी शेयर इशू करना है। क्लियर है? चलो, तो इक्विटी शेयर सबसे पहले तो ऑर्डिनरी शेयर्स क्यों है? बिकॉज एवरी कंपनी, क्या बोलेंगे? एवरी कंपनी इशूज, सॉरी एवरी कंपनी इशूज, हर कंपनी ये इशू करती है। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी रहने दो, पब्लिक कंपनी रहने दो, इशू तो करता ही है। ठीक है, इसलिए क्या है? सीधे साधे शेयर्स, बराबर है। चलो अभी इक्विटी शेयर का मतलब हमने देख लिया। अच्छा, जो बंदा इक्विटी शेयर खरीदता है वो क्या लेता है? रिस्क लेता है, अल्टीमेट रिस्क लेता है। क्यों लेता है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो, व्हाट आर इक्विटी शेयर्स? सबसे पहले तो इक्विटी शेयर को हम इस कैटेगरी में डालते हैं, परमानेंट कैपिटल के कैटेगरी में डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाता, तब तक कंपनी में ये शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स का पैसा रिटर्न में कब मिलता है? जब कंपनी बंद हो जाती है। इसलिए क्या बोला उसको? इट इज इररिडीमेबल। इररिडीमेबल मतलब फिक्स टाइम नहीं है इसका कि हाँ 10 साल के लिए इशू किया है, हाँ 15 साल के लिए इशू किया है, हाँ 20 साल के लिए इशू किया है। वो तो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए वो टेम्पररी कैपिटल है। ये परमानेंट कैपिटल क्योंकि रिडीम नहीं होते हैं, ये कैपिटल तो कंपनी में रहते ही रहते हैं। ये शेयर्स तो कंपनी के, जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है उसके शेयर्स भी एग्जिस्टेंस में रहेंगे ही रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, यहाँ पे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड है, डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। फ्लक्चुएटिंग मतलब आपका डिविडेंड फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। प्रॉफिट ऑफ कंपनी मतलब जितना कंपनी को प्रॉफिट होगा वो उस हिसाब से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगर कंपनी को प्रॉफिट कम है तो कम डिविडेंड, प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा डिविडेंड। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी, वो कंपनी क्या डिसाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट्स, पहले ही हमने डिस्कस कर लिए, राइट टू वोट, राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट्स मिलते हैं। राइट टू रिसीव डिविडेंड, ये इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है। नो प्रेफरेंशियल राइट, अभी यहाँ पे नो प्रेफरेंशियल राइट मतलब क्या? एक चीज समझना, कंपनी जब भी डिविडेंड पे करता है तो पहले किसको पे करता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्लियर है? इसको हम लोग बोलते हैं नो प्रेफरेंशियल राइट्स। देखो नाम में क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर्स। आओ हम आपको पहला प्रेफरेंस देंगे, बाद में इक्विटी वालों को पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे इन लोग क्या बोल रहे हैं? पहले प्रेफरेंस के बारे में तो क्या बोल रहे हैं? डिविडेंड पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि लॉ में ही ऐसा बनाया गया, लॉ में फ्रेमिंग ने ऐसा किया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहला क्या दो? डिविडेंड का पैसा दो, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को तो कुछ बच गया तो, क्योंकि इक्विटी शेयर अल्टीमेट रिस्क टेकर्स, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। यस और नो? आंसर यस। तो यहाँ पे नो प्रेफरेंशियल राइट, डिविडेंड टू इक्विटी शेयर इज पेड आफ्टर इट इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ओके। कंट्रोलिंग पावर, अब देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल राइट्स तो नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन इनको कंट्रोलिंग पावर दिया है। देखो मैं आपको एक बताता हूँ, 11 स्टैंडर्ड आपको थोड़ा याद कराता हूँ। जब कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करने होते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन इलेक्ट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आर यू गेटिंग इट? ये क्या है? कंट्रोलिंग। समझ में आ गया? इक्विटी शेयर हम इलेक्ट करेंगे, ये राइट भी आ गया और कंट्रोलिंग भी आ गया। मुझे ये डायरेक्टर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे इस कंपनी में नहीं चाहिए, हटाओ, किसी और को लेके आओ। ये क्या है? कंट्रोलिंग पावर, इसको राइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलिंग पावर कौन इलेक्ट करेगा? कौन इलेक्ट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने का पावर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं है, तो किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर के पास है। ठीक है, रिस्क, इक्विटी शेयर होल्डर्स बेयर मैक्सिमम रिस्क। हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे, अरे भाई अगर कंपनी डूब गया, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गया, तो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा गया। तो इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, सोच समझ के इन्वेस्ट करो। पैसा आने को बहुत ज्यादा भी आ जाएगा, कंपनी ज्यादा पैसा कमा रहा है आपको ज्यादा रिटर्न्स भी दे सकता है, कंपनी अगर नहीं कमा रहा है आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं भी दे सकता है, कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो आपका पैसा डूब गया। गेटिंग इट? रेसिडुअल क्लेमेंट्स, रेसिडुअल क्लेमेंट्स मतलब क्लेम एट लास्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी।
मीन्स व्हाट, कंपनी के पास जो अर्निंग्स आती हैं उसमें से जो डिविडेंड जाता है पहले किसको जाता है, पहले जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, बाद में किसको जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को. सो व्हाट वी विल से, दे क्लेम एट लास्ट रेसिडुअल क्लेमेंट्स, कुछ बच गया तो आपको मिलेगा, कुछ नहीं बचा तो आपको कुछ नहीं गेटिंग इट, बराबर. तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या है, कहीं पे उनको फायदे भी है, कहीं पे उनको लॉस भी है, बराबर है, कहीं पे एडवांटेज है उस चीज का तो कहीं पे डिसएडवांटेज है. सेम गोज विद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. देखो अभी लोग रिस्क उठा रहे हैं तो इनको कुछ फायदे भी हैं. फायदे क्या है, इनको बोनस और राइट इशू मिलता है. नाउ व्हाट इज बोनस एंड राइट इशू, हम कमिंग चैप्टर्स में करने वाले हैं. बोनस शेयर्स मीन व्हिच इज इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. नाम दे दिया इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब हमें इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस नहीं मिलता. फिर यहाँ पे क्या है, राइट इशू. राइट इशू मीन शेयर्स ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स एट डिस्काउंटेड रेट. एट डिस्काउंटेड रेट मतलब राइट इशू के बारे में आपने पढ़ा होगा, हम लोग आगे वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं. अगर कोई कंपनी बाहर वालों को 10 रुपए में शेयर दे रही है तो मैं अपने ही शेयर होल्डर को 7 रुपए में दूंगा. डिस्काउंटेड रेट, 3 रुपए का डिस्काउंट, इसको बोलते हैं राइट इशू, बराबर है कि नहीं. तो अभी क्या बोलेंगे, बोनस शेयर्स और राइट इशू किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. क्यों, क्योंकि वो लोग रिस्क उठा रहे हैं. यस और नो, आंसर इज यस. नो चार्ज ऑन असेट. नो चार्ज ऑन असेट मतलब देखो, व्हेन यू टॉक अबाउट डिबेंचर्स, व्हेन यू टॉक अबाउट डिबेंचर्स, तो जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो उसको कुछ ना कुछ असेट उन डिबेंचर होल्डर के नाम करके रखने पड़ते हैं बाय वे ऑफ ट्रस्ट डीड, बराबर है कि नहीं. क्योंकि डिबेंचर क्या है, एक डेब्ट कैपिटल है. डेब्ट कैपिटल के लिए आपको किसी ना किसी की चीज की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी. तो अगर मैंने आपसे डेब्ट कैपिटल लिया है, आपसे लोन लिया है, तो मुझे अपना कोई असेट आपके पास गिरवी रखना पड़ेगा. दिस हैपेंस इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, बट दिस will not happen in the case of shares, क्योंकि shares debt capital नहीं है, shares own capital है. shares borrowed fund नहीं है, shares own fund. Are you getting it? बात समझ में आ रही है. तो ओन फंड के लिए कभी भी आप कोई भी चीज मॉर्गेज नहीं रखते हो. तो नो चार्ज ऑन असेट मींस व्हाट, नो चार्ज ऑन असेट का मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी कभी भी आपको कुछ असेट मॉर्गेज करके नहीं देगी. आप एज एन शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, पैसा डूब गया तो डूब गया, क्लेम करने को मत आना, ठीक है. चलो, फेस वैल्यू हमने पहले डिस्कस कर लिया, शेयर में डिस्कस किया था. जनरली इनका बहुत कम होता है, जनरली ₹10 और ₹1, बराबर है. बहुत कम वैल्यू होता है ताकि हर कोई ये शेयर्स खरीद सके. मार्केट वैल्यू बहुत ही फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, बराबर है. नेक्स्ट मार्केट एप्रिसिएशन, ये ज्यादा होता है. मार्केट एप्रिसिएशन मतलब मैंने शेयर इशू किया था ₹10 में, स्टॉक मार्केट पे आज वो 1000 का हो गया, होने दो, हो सकता है कंपनी अच्छा बिजनेस कर रहा है. कल को हो सकता है 1500 का हो गया, कल को हो सकता है वो 2000 का हो गया. वैल्यूज बढ़ सकते हैं. क्यों, अगर शेयर्स का डिमांड ज्यादा आ रहा है, कंपनी अच्छा फंक्शन कर रहा है, तो मार्केट एप्रिसिएशन मतलब क्या, आपको डिविडेंड ज्यादा मिल रहा है ऐसा नहीं है, शेयर्स का वैल्यू ज्यादा बढ़ रहा है. अगर मान लो आज मैंने शेयर कितने में खरीदा था, 10 रुपए में खरीदा था और उसको 1000 में बेच रहा हूं, तो देखो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया. आज मैंने शेयर्स पहले 10 में खरीदा था, आज उसका वैल्यू 2000 है, तो मेरे को प्रॉफिट कितना हो गया बेचूंगा तो. आर यू गेटिंग इट? ऐसा होता है स्टॉक एक्सचेंज में. समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक. तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे मार्केट एप्रिसिएशन, स्टॉक एप्रिसिएशन. क्लियर है, सही एकदम. सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इक्विटी शेयर्स. चलो नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है. इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इक्विटी शेयर का पूरा ऑपोजिट है. व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स ना, इंपॉर्टेंट मार्क करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है. प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स हैं जो फ्लक्चुएटिंग नेचर के नहीं है. सबसे पहले, these shares are purchased by whom, these shares are purchased by such an investors who are very cautious में तुमको डर लगता है, वो लोग रिस्क टेकर नहीं है क्योंकि वो लोग माउंटेन ड्यू नहीं पीते हैं, बराबर है कि नहीं. रिस्क नहीं लेते हैं मतलब क्या, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसका पैसा रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है, ठीक है. इसके ऊपर डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो श्योर है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड भी फिक्स होता है, बराबर है, क्योंकि इनका स्टेटस इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आता है इन टर्म्स ऑफ earning, in terms of what, getting dividend, in terms of getting fixed in terms of getting their capital repayment, इनका नंबर पहले आता है. Are you getting it? तो प्रेफरेंस शेयर्स वो है जो इक्विटी शेयर्स नहीं है. समझ में आ गया. यहाँ पे कुछ डिफरेंस भी है, वो देख लेते हैं हम लोग. सबसे पहले प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, पहले हमको डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल लगा है. अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक नॉलेज की बात बताता हूँ. कभी भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, वो टेम्परेरी नेचर का होता है. अब टेम्परेरी नेचर का क्यों होता है, मैक्स टू मैक्स कंपनी इशू कर सकता है 20 इयर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स, बट सम ऑफ द केसेस में 30 इयर्स भी जाता है, बट है तो लिमिट ना. अब सम ऑफ द केसेस क्या है वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज इट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर नाउ. 20 इयर्स है कंपनीज का, कोई कोई कंपनीज के लिए वो 30 इयर्स भी है. अब ऐसा क्यों है, उसका रीजन जाने दो, वो यहाँ पे हमको जरूरत नहीं है, पर है तो लिमिट ना, कभी ना कभी तो रीपे करना है ना. इक्विटी शेयर में ऐसा कोई लिमिट नहीं है. क्लियर है. तो प्रेफरेंस ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जब 20 साल हो जाएगा, आपको पहले क्या करना है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा देना है.
बराबर है। या कंपनी जब वाइंड अप भी हो रही है, 20 साल से पहले कंपनी वाइंड अप हो गई, तो आपको पैसा क्या करना है, रीपे करना है। समझ में आगे बात क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे, प्रेफरेंस ओवर व्हाट, प्रेफरेंस ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। चलो नेक्स्ट क्या है, फिक्स्ड रिटर्न्स। नाउ फिक्स्ड रिटर्न्स क्या है, डिविडेंड हमारा फिक्स है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का नहीं है। फिक्स रेट हमको बोला था 10% मिलेगा, 10% मिलेगा। हमको बोला था 12% मिलेगा तो मिलेगा, हमको बोला था 15% मिलेगा तो मिलेगा। ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल पहले बता दिया, टेम्पररी नेचर है, इसको याद करो, कुछ सर्टेन ईयर्स के लिए है, टेम्पररी नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का नहीं है। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू डू नॉट चेंज। व्हाई नॉट चेंज? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते हैं, प्रेफरेंस शेयर स्टॉक मार्केट पे ट्रेड नहीं होते हैं, इनमें डीलिंग नहीं होता। ज्यादातर जो स्टॉक मार्केट पे ट्रेड होता है वो होता है इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ पे मार्केट एप्रिसिएशन कम है, मार्केट एप्रिसिएशन ज्यादा यहाँ पे नहीं है। ठीक है। इस शेयर में जो भी आपने कमाया है वो है आपने डिविडेंड कमाया है, बराबर है, मतलब डिविडेंड का पैसा आपको आ रहा है, बाकी एप्रिसिएशन नहीं है इसमें। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, वोटिंग राइट्स। यहाँ पे इनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, मतलब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स उनको इलेक्ट कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उनको इलेक्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो। कौन इलेक्ट करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को? इलेक्ट करेंगे हमारे ओनली एंड ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलो रिस्क, उन लोग रिस्क तो ले ही नहीं रहे हैं, मैंने पहले बता दिया, माउंटेन ड्यू तो पी ही नहीं रहे हैं, तो दे डू नॉट कैरी एनी हाई रिस्क। उनको मालूम है हमारा कैपिटल रीपेमेंट आ जाएगा, हमको डिविडेंड मिल जाएगा, तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं। रिस्क नहीं ले रहे हैं तो बोनस और राइट इशू भी नहीं मिल रहा है, यस और नो, सॉरी ये नहीं आएगा, उनको बोनस और राइट इशू भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बोनस और राइट्स उनको नहीं मिलने वाले हैं, आर यू गेटिंग इट? क्योंकि लोग रिस्क नहीं उठा रहे, उनको ऑफर नहीं होता है। सिंपल है, ज्यादा रिस्क उठाओगे ज्यादा फायदा मिलेंगे, रिस्क कम उठाओगे कम फायदे मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू रिलेटिवली हायर 100 पर शेयर होता है, क्योंकि 500 पर शेयर भी होता है। ठीक है, तो इनके वैल्यू थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये शेयर ऑप्शनल होते हैं, कंपनी को इशू करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। नेचर ऑफ इन्वेस्टर पहले बता दिया, थोड़े डरपोक किस्म के होते हैं, मॉडरेट टाइप होते हैं, जिनको ऐसा लगता है मुझे रिस्क नहीं उठाना है, मेरे को थोड़ा बहुत रिटर्न आते रहना चाहिए। हाँ, योर चॉइस, आपको जो करना है करो। आपको क्या करना है, आपको प्रेफरेंस शेयर्स, आपको थोड़े बहुत रिस्क नहीं उठाना है, मिनिमम रिटर्न चाहिए, गो फॉर प्रेफरेंस शेयर्स। आपको रिस्क उठाना है, मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, गो फॉर इक्विटी शेयर्स। इट इज अप टू यू। चलो, ये हमने क्या देख लिया, ये हमने देख लिया फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर खत्म किया, प्रेफरेंस शेयर खत्म किया, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। चलो आगे क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आ गए, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करना। देखो वन थिंग इज फॉर श्योर, ये एलएमआर में जो भी मैंने आपको बताया ना, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट ना। बोलोगे सर आप सबको इंपॉर्टेंट मार्क करते जा रहे हो, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर यू गेटिंग इट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बोलता जाऊंगा आपको, फिर ऐसा ना फीलिंग आ रहा है सर ने तो इंपॉर्टेंट बोला नहीं था तो नहीं पढ़ने का, ऐसा नहीं है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फटाफट देख लेते क्या है। सबसे पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव मींस जहां पे आपका डिविडेंड एड ऑन होते रहता है। एड ऑन मतलब क्या, मान लो कंपनी ने फर्स्ट ईयर में, मान लो एक फाइनेंशियल ईयर गया, उसमें डिविडेंड पे नहीं किया, 10% का डिविडेंड था। फिर सेकंड फाइनेंशियल ईयर आया, उसमें भी 10% का डिविडेंड देना था, लेकिन कंपनी ने नहीं दिया। फिर एक फाइनेंशियल ईयर आया, अब कंपनी ने सोचा नहीं अभी हमको डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर्स को, तो यहाँ पे आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, ये साल का 10% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो आउटस्टैंडिंग जो पहले का जो 20% था ना, मतलब ये 10 और ये 10 मिला के, वो भी आपको ये ईयर में मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वे डिविडेंड गोज ऑन एक्यूमुलेटिंग, जमा होते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट बनता है ना, प्रेफरेंस शेयर्स को हम फिक्स डिविडेंड हर साल देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। ठीक है, तो रेस्ट एश्योर्ड। नॉन क्यूमुलेटिव एड ऑन नहीं होगा, इसका वाइस वर्सा, उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे डू नॉट एक्यूमुलेट, डिविडेंड ऑन शेयर्स डू नॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग। व्हाट इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स? कंपनी के पास अगर कुछ सरप्लस होता है और कंपनी चाहती है कि हमको प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सरप्लस मतलब कुछ ज्यादा प्रॉफिट है और हम चाहते हैं तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, जब आपके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। बराबर है कि नहीं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है जब कंपनी शेयर इशू करेगा, एग्रीमेंट में बोलेगा, इशू करते टाइम बोलेगा कि दिस शेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स आर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा बोलता है वो एग्रीमेंट में, एडवर्टाइजमेंट जब कंपनी शेयर इशू करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोल के इशू कर रहा है, तो कंपनी के पास अगर कुछ सरप्लस आता है तो कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। Are you getting it? देखो, होल्डर्स ऑफ दिस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट बिसाइड्स प्रेफरेंशियल डिविडेंड। डिविडेंड के अलावा आपको और भी मिल सकता है पैसा,
लेकिन अगर कंपनी ने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो यूजुअली कंपनी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करता है, ऑन फोकट में इनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते बैठेगा। आर यू गेटिंग इट? इज अप टू कंपनी, करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं उसको हमेशा हम ये मान के चलेंगे कि इट इज नॉन पार्टिसिपेटिंग, डीम्ड ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। भाई हम आपको प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, बट ये आप ये मत मान लेना कि वो पार्टिसिपेटिंग होंगे आप, लेकिन ये जरूर मान लेना कि वो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। अपना दिमाग मत चलाना, हम जो बोल रहे हैं वो सुनो। आपको अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो आप ये मत मान के चलना कि वो पार्टिसिपेटिंग है, ये कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट लाओ मुझे पैसा दो मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर हूं। नो, आप ये मान के चलना कि आप नॉन पार्टिसिपेटिंग हो। कंपनी अगर बोल के इशू कर रहा है कि पार्टिसिपेटिंग है तो आप आके प्रॉफिट में से हिस्सा मांग सकते हो, लेकिन कंपनी आके बोल रहा है कि कंपनी बोल रहा है कि नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो भाई नॉन पार्टिसिपेटिंग ही है। कुछ भी नहीं बोल रहा है तो नॉन पार्टिसिपेटिंग है। कंपनी फालतू में आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं बैठेगा, अगर आपको ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते बैठेगा तो रिटेन अर्निंग्स ऐसे बढ़ेगा। यस और नो? आंसर इज यस। तो ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन पार्टिसिपेटिंग। आई हैव डिस्कस्ड विद यू नाउ, ठीक है। चलो, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, और नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट बता देता हूँ, कंपनी कभी भी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करता है वो ज्यादातर नॉन कन्वर्टेबल ही होते हैं। कंपनी ज्यादातर नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करता है, वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बहुत कम इशू करता है। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। वो सिनेरियो भी डिपेंड करता है कि कंपनी को करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो बहुत कम कंपनीज करती है, बहुत कम केस में ऐसा होता है। ज्यादातर केस में क्या होता है, कंपनी इशूज नॉन कन्वर्टेबल। ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी नॉन कन्वर्टेबल। दे आर नॉन कन्वर्टेबल अनलेस कंपनी ने बोला है। कंपनी बोल के इशू करेगा कि हमारी कंपनी आपको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, कुछ नहीं बोल रहा है तो नॉन कन्वर्टेबल। क्लियर है? चलो, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। अभी यहाँ पे भी ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी व्हाट? ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी रिडीमेबल। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, ये यहाँ पे बताया ना 20 इयर्स 30 इयर्स लिमिट है ना, टाइम का लिमिट तो है ना। कभी ना कभी तो 20 इयर्स कंप्लीट होगा ना, कभी ना कभी तो 30 इयर्स कंप्लीट होगा ना। टाइम किसी के लिए रुकता है क्या? आंसर इज नो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मींस व्हिच इज रिडीम्ड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। रिडीमेबल मतलब रिफंडेबल, आपको रिफंड करना है। बिकॉज लॉजिकल आंसर है, प्रेफरेंस शेयर्स आर टेम्पररी कैपिटल। टेम्पररी बोलोगे तो कोई तो टाइम लिमिट है ना, तो कोई टाइम लिमिट है तो रिफंड तो करना है ना। यस और नो? आंसर इज यस, ठीक है। नाउ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो रिफंड नहीं होंगे, आपको एक ही बार इसका पेमेंट वापस होगा जब कंपनी वाइंड अप होगा। आर यू गेटिंग इट? एंड बहुत सी कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू भी नहीं करती है, कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाला ही करती है इशू। क्लियर है? ऑल प्रेफरेंस शेयर्स आर डीम्ड टू बी व्हाट? डीम्ड टू बी रिडीमेबल। ऐसा नहीं बोलना डीम्ड टू बी इररिडीमेबल, फिर तो इक्विटी शेयर्स ही ले लो ना। यस और नो? आंसर इज यस। देखो, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आपको उसका पैसा मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हमने क्या खत्म किया, हमने प्रेफरेंस शेयर्स के टॉपिक खत्म किए, टाइप भी देखा और हमने फीचर्स देखा, अभी टाइप भी देखा, ठीक है। तो चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कौन सा टॉपिक आ रहा है? डिबेंचर्स का, ठीक है। नाउ डिबेंचर्स का एक चैप्टर भी है आगे, यू मस्ट बी नोइंग, चैप्टर नंबर 4 इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। पर यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया है। नाउ सर व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर मैं बोलूंगा मेरे लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, काइंड ऑफ लोन, or else you can say kind of debt capital raised from whom? Bank, general public। बैंक नहीं, नॉट बैंक, जनरल पब्लिक। जब आप बैंक से पैसा लेते हो उसको तो हम लोग लिखते हैं ना लायबिलिटी साइड में, बैंक लोन। यहाँ पे डिबेंचर, डिबेंचर का मतलब क्या है? ये भी काइंड ऑफ लोन ही है। फर्क क्या है? आपने डिबेंचर का पैसा कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं उठाया है, आपने लोन का पैसा कोई इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया है, मतलब कोई बैंक से नहीं लिया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लिया है, मुथूट फाइनेंस से जाके नहीं लिया है, आईसीआईसीआई बैंक से नहीं लिया है। आपने पैसा रेज किया है प्यारे आम आदमी से, केजरीवाल, जनरल पब्लिक से। इससे जनरल पब्लिक से। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कोई डाउट इधर तक? तो जनरल पब्लिक से जब पैसा रेज करते हो बाय वे ऑफ डेब्ट कैपिटल, बाय ऑफ लोन, उसको बोलते हैं डिबेंचर्स। बराबर है? जब आप जनरल पब्लिक से पैसा लेते हो बाय वे ऑफ शेयर तो उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्लियर है? सही एकदम। चलो, ये तो डिबेंचर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर्स है। प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है?
कंपनी प्रॉमिस करता है कि हम आप इसका रीपेमेंट करेंगे, बराबर है, तो इट इज एन प्रॉमिस। कंपनी का प्रॉमिस कर रहा है आप हमको पैसा दो, हम उसको 20 ईयर्स के लिए यूज करेंगे, बाद में आपको वापस दे देंगे, और आप इस पे क्या कमाओगे, इंटरेस्ट कमाओगे। तो प्रॉमिस वी विल मेक अ रीपेमेंट। क्लियर है, सही एकदम। अच्छा, फेस वैल्यू, जनरली डिबेंचर का फेस वैल्यू थोड़ा हाई होता है, 100 होता है पर डिबेंचर, 100 होता है पर डिबेंचर, बराबर है। मतलब ऐसा नहीं होता 10-15, ऐसा नहीं, हाई होता है। तुमने अकाउंट्स में किया होगा, इशू ऑफ डिबेंचर्स 100 डिबेंचर्स इशूड एट ₹100 ईच, ऐसा कुछ, ऐसा एक स्टेटमेंट देखा होगा। तो फेस वैल्यू यूजुअली 100, बराबर। अच्छा, टाइम ऑफ रीपेमेंट, टाइम ऑफ रीपेमेंट एक फिक्स ड्यूरेशन होगा। मान लो कंपनी ने बोला हम आपको 10 ईयर्स तक डिबेंचर दे रहे हैं, तो 10 ईयर्स तक वो पैसा हमारे पास पड़ा होगा, हम आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, बराबर है, बिकॉज डिबेंचर इज अ सिक्योरिटी एंड इज इंटेंजिबल। हम आपको क्या देंगे, डिबेंचर सर्टिफिकेट देंगे, आप हमको पैसा देंगे, हम वो पैसा हमारे बिजनेस में यूज करेंगे, यूज करने के बाद आपको दे देंगे, तब जब 10 साल खत्म हो जाएंगे। Now 10 years is an example ना, it can be 12 also, it can be 15 also, it depends upon कंपनी को कितने टाइम के लिए रिक्वायरमेंट है। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, अभी इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, व्हाट डू यू मीन बाय प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, ये पॉइंट को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। जब कंपनी वाइंड अप होती है, ध्यान से सुनना, जब कंपनी वाइंड अप होती है तो सबसे पहले कंपनी किसको रीपेमेंट करती है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले उसको ना, बैंक में अगर बैंक से कोई लोन लिया हुआ है, क्या बोलेंगे, बैंक से अगर लोन लिया हुआ है पहले उसको रीपे करो, नहीं तो पेनल्टीज आ जाएगी अंडर आरबीआई एक्ट। सेकंड, आपने और भी कोई अगर लोन लिया है जैसे डिबेंचर, डिबेंचर इज अ लोन, फिर उसको रीपेमेंट। क्लियर है। ये प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या, कोई किस ऑर्डर में आपको पैसा रीपे करना है जब आपकी कंपनी वाइंड अप होगी। क्लियर है। अच्छा, फिर यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी बता रहा हूं आपको। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रीपे करो। फिर अगर बचता है कुछ, नहीं बचा तो भी चलेगा, फिर अगर बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। ये एक्चुअली मोर लिस्ट इज देयर, पर हमारे यहाँ रिलेवेंट नहीं है। अभी जो रिलेवेंट है मैं वो बता रहा हूँ। दिस फॉर्मेट इज फॉलोड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो मान लो हमने 10 साल के लिए डिबेंचर इशू किए थे, पर डिबेंचर इशू करने के 5 साल बाद ही कंपनी वाइंड अप हो रहा है, बिजनेस ही नहीं चल रहा है, तो भाई हमको पहले अगर बैंक का लोन है तो बैंक का लोन रीपे करो। येस बैंक से लोन लिया था पहले वो रीपे करो, फिर डिबेंचर होल्डर का पैसा पे करो। इन शॉर्ट, पहले जो 2 कैटेगरी है ना वो डेब्ट कैपिटल है, पहले डेब्ट कैपिटल रीपे करो, बाद में ओन फंड रीपे करो। समझ में आ गया। पहले बोरोड फंड रीपे करो, फिर योर ओन फंड रीपे करो। समझ में आ गया। चलो, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। एश्योरेंस, एश्योरेंस मतलब जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करता है, साथ में क्या कंपनी करता है, एक एश्योरेंस देता है कि हम आपको रीपेमेंट जरूर करेंगे, प्रॉमिस करते हैं। अरे प्रॉमिस से नहीं चलेगा, हमारे लिए कोई सिक्योरिटी रखो। मतलब जब भी कंपनी आपको डिबेंचर देगा, आपसे डिबेंचर का पैसा लेगा, कोई ना कोई असेट गिरवी करके देगा, एंड दैट इज एश्योरेंस। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या हो गया, डिबेंचर होल्डर का इनकम। यस और नो, आंसर इज यस। डिबेंचर होल्डर के इनकम को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है। अच्छा, पार्टीज टू डिबेंचर। अभी पार्टीज टू डिबेंचर का मतलब क्या है, मैं यहां बता देता हूं आपको। व्हाट इज पार्टीज टू डिबेंचर। पार्टीज टू डिबेंचर मतलब डिबेंचर होल्डर होगा, कंपनी होगा जो कंपनी इशू कर रहा है, और होगा डिबेंचर ट्रस्टी। व्हाट इज डिबेंचर ट्रस्टी, जो डिबेंचर इशू करने के प्रोसेस में हमको हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, लीगल गाइडेंस में हमको हेल्प करता है। तो 3 पार्टीज, दैट इज कंपनी, सॉरी, डिबेंचर होल्डर, कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी। टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ भी है। अथॉरिटी टू इशू, ऑब्वियसली कौन इशू करेंगे, इशू करेंगे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर, क्या है उसका स्टेटस, डिबेंचर होल्डर हमारा क्रेडिटर है। यस और नो। क्यों क्रेडिटर है, अरे क्योंकि हमने उससे क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, वो हमारा क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर, हमको उसको रीपेमेंट करना है। नो वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं कर सकते। सिक्योरिटी, हाँ कोई ना कोई असेट गिरवी रखते हैं, पहले एश्योरेंस ऑफ रीपेमेंट पे मैंने आपको बता दिया। सिक्योरिटी, इशूअर्स, इशूअर्स कौन, यही हमारी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, बराबर है। कौन सी कंपनी इशू कर सकती है, कोई भी कंपनी कर सकती है। इशूअर्स मतलब पब्लिक कंपनी भी कर सकता है, नेक्स्ट प्राइवेट कंपनी भी कर सकता है। हाँ, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को करेगा, प्राइवेट कंपनी अपने खुद के मेंबर्स को करेगा। ठीक है, पर बात कंपनी की हो रही है। लिस्टिंग, आपको डिबेंचर लिस्ट करवाने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, पर इस पे ट्रेडिंग बहुत कम होता है। डिबेंचर्स पे ट्रेडिंग यूजुअली बहुत कम होता है। लिस्टिंग मतलब आपको कोई ना कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज को लिस्ट कराना है, अगर पब्लिक कंपनी है तो। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी, क्या मैं अपना डिबेंचर किसी को भी ट्रांसफर कर सकता हूं जब चाहूं, हाँ आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि राइट किसने दिया है, कंपनीज एक्ट ने। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 से इज यू कैन ट्रांसफर योर डिबेंचर टू समवन एल्स, जिसको भी आप ट्रांसफर करना चाहते हो। जैसे शेयर ट्रांसफर होते हैं वैसे ही डिबेंचर भी ट्रांसफर होते हैं। So this was features about debenture.
क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना. व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स. सर 14 पॉइंट्स है, सारे याद करने हैं क्या? सी पॉइंट्स 14 है बट टेक्स्ट बुक में कंटेंट कितने कम है, शॉर्ट है, तो तुमको ये सारे 14 याद करने हैं. 14 याद करोगे ना तब जाके एग्जाम में 10 याद होगा. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रही है? तो सर सारे पढ़ने हैं, हाँ सारे पढ़ने हैं. बोर्ड एग्जाम अभी आने वाला है, बाद में नहीं आने वाला है. तो अच्छा अपना बेस्ट एफर्ट डालो, सबके सब पढ़ना है. ठीक है, अगर आपको 90 स्कोर करना है तो सब पढ़ना है, रेस्ट इज योर चॉइस. ठीक है, अब यहाँ पे लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स फटाक से. व्हाट इज टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स नाउ विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट. टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट होता है. सर फिर से बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है. अरे हाँ भाई सारे इंपॉर्टेंट ही है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. चलो लिखो. ठीक है, तो सर क्या लिखना है? सर ये लिखना है. चलो देखो क्या है. सबसे पहले क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर. क्या है? सिक्योर्ड डिबेंचर. सिक्योर्ड मींस कंपनी ने आपको जो डिबेंचर इशू किए हैं ना, उसके बदले में कंपनी ने आपके नाम पे कोई ना कोई असेट कंपनी का मॉर्गेज किया हुआ है, गिरवी दिया हुआ है. समझ में आ गया? इट कैन बी एनीथिंग, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग, कोई प्रीमाइसेस, इट कैन बी एनीथिंग. बराबर है? जब तक कंपनी ने तुमसे उधार लिया हुआ है तब तक टेम्पररी वो असेट आपके नाम पे होगा. कंपनी ने उधार रिपे कर दिया, वो असेट वापस से कंपनी का हो जाएगा. सिंपल, यही तो ट्रांजेक्शन होते हैं ना. जब बैंक से लोन लेते हो सिक्योरिटी देना पड़ता है ना, सेम चीज यहाँ अप्लाई करो ना. जब आपको कंपनी को उधार पे पैसा दे रहे हो तो आपका पूरा हक है कोई असेट हमारे नाम पे करके दो, बिकॉज यू आर टेकिंग क्रेडिट मनी फ्रॉम अस, यू आर टेकिंग डेब्ट कैपिटल फ्रॉम अस. ठीक है, चलो. अनसिक्योर्ड विच हैव नो सिक्योरिटी. यूजुअली कंपनी अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू नहीं करता है. ठीक है, ऑल डिबेंचर्स आर डीम्ड टू बी सिक्योर्ड डिबेंचर्स. ठीक है, नेक्स्ट रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब है कंपनी के पास वेरियस रजिस्टर्स होते हैं, उसमें एक रजिस्टर होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. उसमें आपका नाम लिखा होता है, तो उस रजिस्टर डिबेंचर में आपका नाम आ गया तो आप हो गए रजिस्टर्ड डिबेंचर. अगर रजिस्टर में आपका नाम नहीं है, अभी तक एंटर नहीं हुआ है, तो आपके पास है बेयरर डिबेंचर. सिंपल. बेयरर मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है. रिडीमेबल, इरिडीमेबल. ठीक है, अभी तुम मुझे बताओ डिबेंचर्स आर डीम्ड टू बी रिडीमेबल या डीम्ड टू बी इरिडीमेबल? इट इज डीम्ड टू बी रिडीमेबल, मतलब डीम्ड टू बी रिफंडेड. व्हाई डीम्ड टू बी रिफंडेड? डीम्ड टू बी रिफंडेड मींस डिबेंचर लाइफ टाइम इशू नहीं होते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर लाइफ टाइम इशू होते हैं. डिबेंचर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए इशू होते हैं. जैसे मैं बोलूं मेरे कंपनी ने 15 साल के लिए डिबेंचर इशू किया, तो कभी ना कभी तो 15 साल आएगा ना, कभी ना कभी वो 15 साल एंड तो आएगा ना, 15 ईयर्स एंड तो होंगे ना कभी ना कभी. तो जब वो 15 ईयर्स एंड हो गए, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, मुझे वो डिबेंचर का पैसा रीपे करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स. क्लियर है? पक्का? श्योर? और इरिडीमेबल विच इज नॉट रिपेएबल ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी वाइंड अप होगा तब रीपे करेंगे. बराबर है? लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलना चाहते हैं? यहाँ पे हम बोलना चाहते हैं ऑल डिबेंचर्स आर डीम्ड टू बी रिडीमेबल. अगर कंपनी बोल के इरिडीमेबल इशू कर रहा है तो इरिडीमेबल, पर यूजुअली कंपनी इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं करता है. डिबेंचर्स आर डीम्ड टू बी रिडीमेबल. नेक्स्ट, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल. कन्वर्टेबल विच इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. यूजुअली कंपनी नॉन कन्वर्टेबल ही इशू करती है. ठीक है, क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, डू रिफर योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ये तो आपको एग्जाम जब नजदीक आएगा तब रिफर करना. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? पक्का? तो यहाँ पे हमने डिबेंचर भी देख लिया. चलो एक और टॉपिक देख लेते हैं फटाफट. ठीक है, एग्जाम टाइम में पढ़ना तो है, तो चलो देखते क्या है. बॉन्ड्स. अब मैं फ्रैंकली बोलूं, बॉन्ड्स के ऊपर यूजुअली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है राइट अ नोट ऑन बॉन्ड्स, पर हाँ ऑब्जेक्टिव जरूर आते हैं. तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमको बॉन्ड्स पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैंने इस चीज को इसमें यहाँ पे इंसर्ट किया है, इसलिए बुक में मैंने इसको इंसर्ट किया है. ठीक है, नाउ बॉन्ड भी क्या है? एक डेप्थ कैपिटल है, एक डेप्थ सिक्योरिटी है. ठीक है, अब कंपनी जब आपसे पैसा मांगता है ना, सी व्हाट हैपेंस ना स्टूडेंट्स, क्या होता है ना, अब आप बोलोगे सर हर चीज तो पैसा ही है ना, तो अलग अलग नाम देने का क्या जरूरत है, क्योंकि हर चीज के अलग अलग फीचर्स है. देखो, वन सिंपल थिंग आई विल टेल यू. whenever company issues or raise any funds ना, it gives a particular name to that. जैसे share capital, डिबेंचर कैपिटल, डेब्ट कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल. बराबर है? तो हर चीज का वो नाम है. अल्टीमेटली दुनिया में हर चीज पैसा ही है. आर यू गेटिंग इट? जब तुम इंटरेस्ट कमाते हो वो भी तो पैसा ही है ना, डिविडेंड कमाते हो वो भी तो पैसा ही है ना. नाम अलग है, शेयर हो गया तो डिविडेंड, डिबेंचर हो गया तो इंटरेस्ट. बराबर है? नाम अलग है, बाकी है तो पैसा ही. यस और नो? बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट कमाते हो, लेकिन जब जॉब करते हो तो सैलरी कमाते हो, पर कमाते तो पैसा हो ना. यस और नो? आंसर इज यस. तो सेम वे बॉन्ड्स. नाउ बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी हमारे बोरोड कैपिटल के कैटेगरी में आता है, मतलब डेप्थ कैपिटल के कैटेगरी में आता है. तो जब भी कोई चीज डेप्थ कैपिटल के कैटेगरी में आते हैं ना, उस पे जो इनकम आता है ना, उसको हमेशा इंटरेस्ट बोलते हैं.
ठीक है। ओन फंड पे जो अभी भी इनकम आता है ना, जो शेयर्स पे जो इनकम आता है ना, उसको हम लोग हमेशा डिविडेंड बोलते हैं। एक अलग नाम दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ नाम दिया है अलग, ठीक है। तो सेम वे बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, एक डेब्ट सिक्योरिटी है, तो जो अर्न करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। मतलब मेरी कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है, आओ मेरे कंपनी को आप मनी दे दो, मेरी कंपनी को आप मनी दे दो, मतलब मेरी कंपनी आपको कुछ सर्टिफिकेट देगी, उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड सर्टिफिकेट, बिकॉज सिक्योरिटीज आर इंटेंजिबल, ठीक है। तो बॉन्ड्स, और ये भी एक टाइम लिमिट के लिए होता है, हमको एक टाइम लिमिट में इसको रीपे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल माय कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड फॉर माय कंपनी इज इशूइंग बॉन्ड से फॉर हाउ मेनी इयर्स, से फॉर 5 इयर्स। तो जैसे ही 5 इयर्स खत्म हो जाएंगे, मुझे बॉन्ड का पैसा वापस देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तो आपने कमा ही लिया है, ठीक है। तो चलो ये था हमारा बॉन्ड्स। नेचर ऑफ फाइनेंस क्या है, इट इज अ डेब्ट फाइनेंस, बराबर है, और ये लॉन्ग टर्म में जाता है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है, ऑब्वियसली मैंने पहले बता दिया, डेब्ट कैपिटल है तो स्टेटस क्रेडिटर, क्रेडिटर है तो इनकम क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। मतलब हमको क्या करना है, उसको पैसे रीपे करने हैं, हमने उससे क्रेडिट मनी लिया हुआ है, क्लियर है, सही एकदम। तो उसका स्टेटस क्या है, क्रेडिटर। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न टू बॉन्ड होल्डर क्या आएगा, इंटरेस्ट एट फिक्स्ड रेट, ऑब्वियसली। रीपेमेंट रीपेड ऑन मैच्योरिटी, जैसे मैंने पहले 5 इयर्स बोला था ना, यहाँ पे देखो मैंने बोला था ये 5 इयर्स, तो 5 इयर्स हो जाएगा तो हमको रीपे तो करना ही पड़ेगा। यस और नो, आंसर इज यस, सही एकदम। तो ये था हमारा बॉन्ड का टॉपिक, मतलब बॉन्ड के वजह से भी क्या कर सकते हो, पैसे रेस कर सकते हो। शॉर्ट सा टॉपिक है, इसको इजीली रीड करो, ऑब्जेक्टिव्स में आता है, ठीक है। इग्नोर मत करना, रीड करना, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमारे चैप्टर कवर अप हो जाएगा। कमर्शियल बैंक्स, नाउ दिस कॉन्सेप्ट सर हमने ये कॉन्सेप्ट है ना इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, यस वेरी ट्रू, वहां पे भी है। सर हमने ओसीएम में भी पढ़ा है, वेरी ट्रू, वहां पे भी है। सर एसपी में भी पढ़ा है, वेरी ट्रू, यहाँ पे भी है, तीनों जगह पे है, क्लियर है। तीनों जगह पे है, तो सर क्या हमको अलग अलग जगह पे माथा फोड़ना जरूरी है क्या, आंसर इज नो। किधर का किधर भी लिख सकते हो, बट मैटर डिफर नहीं होना चाहिए, कंटेंट ज्यादा डिफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स से कोई अलग कंटेंट है तो आपको इकोनॉमिक्स के बेस से लिखना पड़ेगा, आर यू गेटिंग इट। जब इकोनॉमिक का पेपर दोगे तो इकोनॉमिक्स का फॉलो करो, एसपी का दोगे तो एसपी का फॉलो करो, ओसीएम का दोगे ओसीएम का फॉलो करो, ठीक है। तो चलो कमर्शियल बैंक्स बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स की अगर मैं बात करूं, व्हेन यू टॉक अबाउट कमर्शियल बैंक्स, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, यस और नो, दे आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, आंसर इज यस। कमर्शियल बैंक की बात करो, एग्जांपल्स एसबीआई, यस और नो, एचडीएफसी, देन यू से आईसीआईसीआई, देन यू से कोटक बैंक, यस और नो, अलग अलग है, अलग अलग है, यस और नो, बराबर। तो कमर्शियल बैंक्स तो प्रॉफिट मेकिंग है, आरबीआई सर्विस ओरिएंटेड है। आरबीआई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक्स प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट एसबीआई तो गवर्नमेंट का है, पब्लिक सेक्टर बैंक। व्हेन यू टॉक अबाउट एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, वो प्राइवेट सेक्टर में, पर है तो कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक कुछ सर्विसेज देते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, देखो ओवरड्राफ्ट की सर्विस देते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट, पढ़ा होगा, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, देखो ध्यान से समझना। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होने के लिए सबसे पहले आपका कोई बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस के साथ साथ आपका कोई करंट अकाउंट होना चाहिए। जब आपका करंट अकाउंट है तो ही आप ओडी फैसिलिटी ले सकते हो, उसके बिना आप ओडी फैसिलिटी ले नहीं सकते। और तो व्हाट इज ओवरड्राफ्ट, जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में है, जितना पैसा आपके करंट अकाउंट में है, उससे ज्यादा आपको विड्रॉ करना है, ज्यादा विड्रॉ करना है, ओवरड्रॉ करना है। मतलब 1 लाख है पर मुझे 2 लाख की जरूरत है, 1 लाख तो आपका पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है, पर आपको और एडिशनल 1 लाख की जरूरत है, यू रिक्वायर मोर 1 लाख, तो आप क्या करोगे, बैंक से ओवरड्रॉ कर लोगे। ओवरड्रॉ मतलब आपने वो पैसा एक तरह से क्रेडिट ले लिया बैंक से इन नेम ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्लियर है। पर वो कब होता है, जब आपका कुछ बिजनेस हो, आपका करंट अकाउंट हो, तभी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। कैश क्रेडिट, आप जाके बैंक से लोन ये लेते हो, बैंक से कुछ छोटा मोटा लोन लेते हो, जैसे जैसे आप वर्किंग कैपिटल का एक लोन लेते हो, वर्किंग कैपिटल एक लोन मिलता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट। फिर कैश लोन्स होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने होम लोन ले लिया, घर खरीदने के लिए लोन ले लिया, और ऐसे एजुकेशन लोन ले लिया, और ऐसे कार लोन ले लिया, ये सब क्या है, कैश लोन्स, बराबर है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अकाउंट्स में किया है या नहीं किया है। जब बिल का वैल्यू हम कम करवाते हैं, अर्जेंसी रहता है कैश का, तो ये कौन करा के देता है हमको, ये हमको करा के देता है कमर्शियल बैंक। कुछ अकाउंट्स में सीखा होगा, ड्रॉवर होता है, फिर वो ड्रॉवर के पास जो बिल रहता है वो लेके बैंक में जाता है, डिस्काउंट कराता है, क्योंकि वो बैंक अपना कुछ चार्जेस मांगता है, तो चार्जेस को तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स बोलते हैं, बराबर है। ये आपने अकाउंट्स में सीखा है, बराबर है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी सर्विसेज कौन देता है हमको, कमर्शियल बैंक। एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इज आल्सो काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, क्लियर है। तो दिस वाज कमर्शियल बैंक, इसको पढ़ के जाना, क्या पता शॉर्ट नोट एग्जाम में आ जाए, आरो करेंगे, क्योंकि आपका ट्रेड क्रेडिट तो ओमिट हो चुका है, तो मैंने ओमिट चीजें यहाँ पे कवर अप नहीं की है। तो यहाँ पे कमर्शियल बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम,
आ सकता है, राइट अ नोट ऑन कमर्शियल बैंक, वेरी इजी आंसर, ये पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। यू गेटिंग इट? फॉर मोर कंटेंट रिफर टेक्स्ट बुक 2। अच्छा, यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीजों को तो छोड़ के जाना ही नहीं है, यू कैन नॉट लीव दिस। शेयर एंड डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, विच इज गिवन इन योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 30 पे दिया है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स पेज नंबर 31 पे दिया है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, हर बार रिपीट होता है, दोनों के दोनों साथ में भी आ सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ आ सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो प्लीज करके जाना 5 मार्क का। सर उसमें बहुत सारे पॉइंट है, किसी में तो 12 पॉइंट है, किसी में 10 पॉइंट है। सर कितने पढ़ने हैं? सारे पढ़ने हैं। सर एग्जाम में लिखने कितने हैं? मिनिमम 8। minimum 8 points are required in distinction between, you can write 9, you can write 10, लिख सकते हो, but minimum 8 points तो आने चाहिए to fetch good marks. Are you getting it? Clear है? तो अगर 14 है तो सारे पढ़ो, तब जाके कुछ याद रहेगा, 9 to 10 याद रहेंगे। Are you getting it? तो पॉइंट्स आपको सारे पढ़ना सब है, लिखने की बारी जब आती है तो लिखना कितना है वो पूछा करो, ऐसा मत पूछा करो सर पढ़ना कितना है, पढ़ना सब है, इट इज बोर्ड एग्जाम, पढ़ना सब है, लिखना कितना है। तो अगर 14 पॉइंट्स है तो 14 में से मिनिमम 10 तो लिख के आओ। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? सर बुक में तो 8 ही पॉइंट दिए, हाँ तो पूरे 8 पढ़ो। यस और नो? आंसर इज यस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखना। तो विद दिस वी फिनिश्ड अप विद चैप्टर नंबर 2। समझ में आ गया? चलो वेरी गुड।